तो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर का आप समझते हैं सबसे पहले टॉपिक को। देखिए, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने जो है देश पर कब्जा किया, कॉलोनाइज किया यानी देश को कई साल तक। ठीक है, उसके खिलाफ हमने जो है क्रांति की, उसको हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे कि कैसे हमारी क्रांतियाँ स्टार्ट हुई। इसमें हम 1857 से पहले की क्रांतियाँ देखेंगे, 1857 की क्रांति देखेंगे और उसके बाद क्या चेंजेस आए और किस प्रकार की जो है मूवमेंट्स हुई, वो सब हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले बेसिक हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है अंग्रेजों की एंट्री कब हुई थी, जो है 1600 के बाद, जब एक कंपनी बनी थी। ठीक है, जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में क्या बनी थी भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और आपको पता है इंडिया को क्या बोला जाता था भाई? गोल्डन बर्ड। वाई? क्योंकि हमारा देश जो है बहुत ही प्रोस्परस था और इसकी प्रोस्पेरिटी से जो है अट्रैक्ट हुए फॉरेनर्स और इन्वेडर्स। ठीक है, उन फॉरेनर्स में से एक थे ब्रिटिशर्स, जिनकी कंपनी बनती है 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन से परमिशन लेके। याद रखिएगा ये नाम भी। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन। ठीक है, इनसे परमिशन लेके जो है ये इंडिया में व्यापार करने के लिए आते हैं। परमिशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्या किसी कंपनी को परमिशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसका मतलब है कि कंपनी तो बहुत थी ब्रिटेन में, राइट? मान लीजिए 10 कंपनी थी, तो उनमें से किसी एक ही कंपनी को परमिशन मिली व्यापार करने की और उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। मोनोपोली, मतलब हम ही व्यापार करेंगे। देखिए कितना एडवांटेज है इनको, एक देश में अकेले व्यापार करेंगे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली ग्रीडी मर्चेंट्स थे जिनको अपना फायदा दिख रहा था। उन्होंने जो है 18वीं शताब्दी जब हमारे भारत में आए, तो 18 सेंचुरी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। जैसे भाई 1757 में हो गई, 1764 में, 1761 में, 1739 में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। बैटल ऑफ करनाल है, बैटल ऑफ पानीपत है। ठीक है, इन सब का फायदा उठाया उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का और पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर ली। ठीक है, सबसे पहले इनको कौन सी पावर मिली हुई थी भाई? इनको मिली हुई थी कॉमर्शियल पावर। अब इस चीज़ में क्या फ़र्क है भाई? कॉमर्शियल का है, व्यापारिक पावर थी इनको कि व्यापार कर, आप कर सकते हैं इंडिया में, राइट? राजाओं ने भी इनको ऑफर दिया कि आप यहाँ व्यापार कीजिए, कौन नहीं चाहेगा मेरे एरिया में व्यापार हो, राइट? लेकिन बाद में इन्होंने पॉलिटिकली अपनी पावर कैप्चर कर ली। इसका मतलब क्या है? इन्होंने अपने खुद के राजा बनाने बैठाने शुरू कर दिए, राजा इनके हिसाब से चलने लगे या इलेक्शन हुए इनके हिसाब से, ये सब चीज़ें होने लगी। ठीक है, पॉलिटिकल पावर के बाद कोई भी ऐसा दिन नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अंग्रेजों से प्रताड़ित नहीं हुआ हो, और इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। ठीक है, इसके खिलाफ हमने स्ट्रगल की, रिबेलियन किया और बहुत सारी क्रांतियां चली। उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन मेनली कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसके बाद जो अगली चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि 1857 से पहले की कौन कौन सी क्रांतियां थी मेन मेन इंपॉर्टेंट। थी तो बहुत सारी, लेकिन उनमें से जो मेन कौन सी थी, देखिए इससे पहले कुछ लड़ाइयाँ हुई थी जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासे 1757। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है। अच्छा, प्लासे किसको बोलते हैं भाई? देखो, पालस के पेड़ यहाँ होते हैं जिनसे गुलाल बनता है, आपके होली के जो कलर से वो बनते हैं, इसलिए इस जगह का नाम क्या रख दिया, जो है प्लासे। ठीक है, ऐसे ही बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, तो ये लड़ाई इंपॉर्टेंट है। इस लड़ाई में क्या होता है कि अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा हो जाता है, और बक्सर की लड़ाई में जो है जो इंडिया का जो बंगाल से लेकर अवध और दिल्ली तक कैप्चर कर लेते हैं। किसको? जो है जो रास्ता है नॉर्थ का, बेसिकली मेन मेन राजाओं का, अवध का हो गया, मुगल सल्तनत के लिए दिल्ली हो गया, और बंगाल का। ठीक है, ये तीन पोर्शन जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ब्रिटिशर्स जो है अब यहाँ पर पॉलिटिकली पावरफुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? पॉलिटिकली पावरफुल एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल पावर के। कॉमर्शियल पावर के अगेंस्ट ये पॉलिटिकली भी पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, यह हमने पहले भी डिस्कस किया है कि व्यापारिक तौर के अलावा पॉलिटिकल पावर, यानी अब ये राजाओं को कंट्रोल करेंगे, उनके कानून वगैरह, कानून व्यवस्था को भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने की। ठीक है जी, इसके बाद देखिए, इसके बाद धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, बहुत सारे कानून लेकर आते हैं, अपने ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। यानी 1857, 1757 और 1857 के बीच लगभग 100 साल तक जो है ये अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके खिलाफ हमारे बहुत सारे जो है इंडिया के रीजन्स में क्रांति होती है। उसमें से फेमस क्रांति है 1763 से लेकर 1800 तक की सन्यासीज की क्रांति। और सन्यासीज ने कौन सा गीत गाया था? वो है वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, तो ये सन्यासीज की क्रांति में गाया गया था। मोस्टली को पता भी नहीं होगा ये चीज़, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें।
ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे आदिवासियों ने भी जो है क्रांति की, जैसे संथाल है, कोल है, खासी है, चुवार्स है, अहोम जो असम के अंदर होते हैं, ठीक है। इन सभी ने क्रांति की और इसके बाद धीरे धीरे इन सब की क्रांति किसमें तब्दील हो जाती है भाई, 1857 की क्रांति के अंदर, जिसको हम ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 भी बोलते हैं। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, सबसे पहले सन्यासी की क्रांति कब हुई और कौन सा गीत गाया गया, दूसरा ये सभी आदिवासियों की जो क्रांति हुई थी। ठीक है, बाद में हम लेटर ऑन इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 जो है अगला हमारा टॉपिक है। ठीक है जी, इसके अंदर आप देखते हैं कि हमारे जो सबसे मेन स्टोरी पे आते हैं। ठीक है, कि भाई हमारे लिए हमारे देश प्रोस्पर क्यों था, क्योंकि हमारे गांव में जो है हैंडीक्राफ्ट होता था, किसान अपनी खेती करते थे, यानी गांव अमीर थे। दैट्स द रीजन कि पूरा इंडिया जो है बहुत ही प्रोस्परस था। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वर्टिकल अगर हम चले अपर टू लोअर पोर्शन में, एवरी पर्सन वॉज डूइंग समथिंग, हर व्यक्ति के पास रुपए कमाने का साधन था। ठीक है, वो सामान खरीद पाते थे। ठीक है, तो ये रीजन था कि इंडिया बहुत ही रिच था। ठीक है, तो सबसे पहले तबके में हमारे पास लोग आते हैं हमारे फार्मर्स। तो उनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत ही पैथेटिक हो चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर अंग्रेजों ने क्या लगा दिया था, बहुत सारी लैंड रिवेन्यू की पॉलिसीज लगा दी थी। आप सभी को पता है कि लैंड रिवेन्यू की पॉलिसीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, यानी बहुत सारे टैक्स का सिस्टम बना दिया था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सिस्टम है, बहुत सारा जो टैक्स का सिस्टम जिससे ज़मीन से रिवेन्यू वो जनरेट कर सकें, ये सब कानून लगा दिए किसके ऊपर, किसानों के ऊपर। ठीक है, दूसरा जो है रीजन है वो है हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन, यानी जो हाथों से बनने वाली चीज़ें थी, जो घर घर भाई चीज़ें बनती थी, चरखे से मान लो कपड़ा बन रहा है, वो सब डिक्लाइन हो गया। रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी मशीनरी आ गई। ठीक है, रॉ मटेरियल अब अंग्रेजों की इंडस्ट्री में जा रहा है, तो ये डिक्लाइन होने लगा। क्राफ्ट्समैन जो क्राफ्ट बनाते थे, जैसे लोहे का जो काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, वो सब डिक्लाइन में होने लगा। ठीक है, वो सभी डिस्ट्रक्शन की वर्ज पे आ गए थे। क्यों? क्योंकि इंपेरियलिस्ट की पॉलिसीज की वजह से। किसकी पॉलिसी वजह से? जो है कुछ लोगों की पॉलिसी, जैसे उनमें से एक है वेलेस्ले, ठीक है, वेरेन हस्टिंग वगैरह ये सब, और लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये तीन व्यक्ति आपको याद रखने हैं। ये मेनली इनकी पॉलिसीज की वजह से जो है हमारे जो गांव गांव में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो प्रिंसेस थे, जो राजा महाराजा थे, उनके सब्जेक्ट्स थे, यानी उनके जो प्रजा थी, ठीक है, उन्होंने भी रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। इसका रीजन क्या था? किसानों का रीजन था, जमीन पे टैक्स, वेरियस टाइप ऑफ टैक्स लग गए उनके ऊपर। ठीक है, या उनको जमीन नहीं मिल रही थी अच्छे से, खेती वगैरह नहीं हो पा रही थी। अंग्रेज जो राजा वगैरह थे, उनका रीजन क्या था कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ। उसका जो मेन कारण था वो है कि उनसे पावर छीन ली गई थी। ठीक है, उनका जो रीजन वो छीन लिया गया था, भाई कोई हिस्सा किसी राजा के पास था वो छीन लिया। ठीक है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया गया। ठीक है, या फिर कोई टैक्स इतना लगा दिया कि वो दे नहीं पाए, उससे वो रीजन ले लिया उसके बदले में। तो राजा की जो जमीन छीन ली गई, राजा की पावर छीन ली गई, इससे प्रजा भी खुश नहीं थी और राजा भी खुश नहीं था। ये तो हो गया दूसरा टॉपिक। ठीक है, पहला था किसानों ने क्यों क्रांति की, टैक्स की वजह से, जमीन की पॉलिसीज की वजह से। राजाओं ने क्यों क्रांति की, क्योंकि उनकी जो रीजन है, जो उनकी प्रजा है, वो उनसे छीन ली गई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तीसरे हैं हमारे सोल्जर्स आर्मी में उस टाइम। ठीक है, वो भी गुस्से में थे, क्योंकि क्या रीजन था सोल्जर्स का गुस्सा किस लिए हुआ, क्योंकि मेनली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करवाया जा रहा था और इंडियन रिलीजन और कल्चर में जो है अंग्रेज घुस रहे थे। हमारी जो सोच थी, हमारी जो धार्मिक आस्थाएं थी, उनके बीच में जो अपनी आस्थाओं को थोप रहे थे अंग्रेज सोल्जर्स पे। तो ये था, आपको पता होगा एनफील्ड राइफल्स का केस भी 1857 से पहले का। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ रीजन क्या है कि इंडिया में क्रांति हुई, वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या है भाई? ड्रेन ऑफ वेल्थ हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करें अगर हम, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया भाई? ये कंसेप्ट दिया भाई दादा भाई नारोजी ने। किसने दिया भाई? दादा भाई नारोजी ने। ठीक है जी, अपनी बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी बुक लिखी इन्होंने भाई? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक इनकी लिखी गई थी दादा भाई नारोजी के द्वारा। और इस बुक में इन्होंने समझाया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में क्या था बेसिकली, कि कैसे जो है इंडिया में रुपए कमा के अंग्रेज इंग्लैंड में भेज रहे हैं, कैसे सैलरी की फॉर्म में पेंशन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज आया यहाँ पर, नौकरी किया उसने कंपनी के लिए, तो उसकी पेंशन जाएगी रिटायरमेंट के बाद, वो पेंशन इंडिया के रुपए से ही जाती थी। वो रुपया जो इंडिया की डेवलपमेंट में लगना था, वो उनके लिए एक पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया। तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि हमारी वेल्थ को ड्रेन किया जा रहा है। ठीक है,
इसीलिए जो है जितनी भी क्लासेस सभी चीज़ों में जो है खतरा बन गया था, और यही कारण है 1857 की जो है क्रांति हो जाती है। यही कारण है 1857 की जो है क्रांति हो जाती है। ठीक है, इसमें हमें आज़ादी तो नहीं मिली भाई, हम पूर्ण रूप से आज़ाद तो नहीं हुए इसमें, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था, उनकी फाउंडेशन को। अब उनको खतरा महसूस होने लगा था अंग्रेजों को कि अगर ऐसी ऐसी क्रांति हुई 2-3 बार तो हम ज़्यादा समय तक नहीं राज कर पाएंगे। ठीक है जी। तो 1857 में जो है ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज में कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, उनमें हम नाम याद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मंगल पांडे जी, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहिब, राव तुलाराम, ठीक है, कुंवर सिंह, राजा नाहर सिंह, ठीक है। एंड डिड नॉट लेट द फॉरेन ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ, मतलब जो है फॉरनर्स थे जो, उनको रिलीफ भी नहीं मिला, लगातार क्रांति पे क्रांति हो रही थी। बहुत सारे लोग हैं, ये कुछ नाम है हमारे पास फेमस। ठीक है, इसके अलावा और भी लोग इसमें शामिल थे। ये हमारा हो गया 1857 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे बाद में। इसके बाद जो अगली क्रांति, अब हम थर्ड टॉपिक जो देखेंगे इसमें, वो है भाई कैसे क्रांति हुई। ठीक है, 1857 से लेके 1900 तक की, ये थर्ड फेज है हमारा। ठीक है, इसमें देखिए आपको पता है कि जो एक हमारी क्रांति थी 1857 की, वो फेल हो चुकी थी। फेल का इन द सेंस कि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें अच्छा बेटर, बस उसकी वजह से ये था कि अंग्रेज अब सतर्क हो गए थे कि ऐसी क्रांति दोबारा ना हो। ठीक है, और हमने बहादुरी का जो है बहुत ही एग्जाम्पल सेट किए उसमें, लेकिन ऑन द स्पॉट वहाँ पर हमें कोई ज़्यादा खास रिजल्ट मिला नहीं। ठीक है, लेकिन जो लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ वो नहीं स्टॉप हुई, वो लड़ाई कंटिन्यू चल रही थी 1857 के बाद भी। 1900 तक का टाइम हम देखते हैं कि इसके बीच क्या क्या हुआ। देखिए 1857 से लेकर 1900 तक की बात करें तो इसमें कौन कौन थे भाई, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, फॉरेस्ट ड्वेलर जो चरवाहे वगैरह या फॉरेस्ट में जाके जो सामान इकट्ठा करते हैं, लकड़ी, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम, जिनसे उनका गुजारा होता है। इसके अलावा हमारे किसान भाई, ठीक है, रिलीजियस संत हो गए, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन जो क्राफ्ट का काम करते हैं, उन्होंने अपनी क्रांति को कंटिन्यू रखा, राजाओं ने भी। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मर्स में, ठीक है, और या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इन्होंने जो क्रांति की 1857 और 1900 के बीच में, उसमें सबसे पहली क्रांति है भाई इंडिगो की क्रांति, नील की खेती की क्रांति। ये हुई 1859 से लेकर 1861 तक। देखिए नील का जो बॉक्स है वो सबके घर में होता है, आपने देखा भी होगा नील। ठीक है, ये नील उगवाया जाता था ज़बरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा खेतों में, फर्टाइल ज़मीन पे, जहाँ पे वो चावल, गेहूँ वगैरह उगाते थे। इसकी वजह से फर्टाइल ज़मीन भी खराब होती थी, और ऊपर से जो नील के रुपए हैं वो भी कम मिलते थे इंडियन फार्मर्स को। अंग्रेज ही फ़ायदा उठा रहे थे उस नील का, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री में उसका यूज़ करते, कपड़े बेचते या वेरियस चीज़ों में कलर डाल के उसको बेचते। मैक्सिमम बेनिफिट अंग्रेजों को ही था। ठीक है जी, तो इसके खिलाफ क्रांति हुई कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। लास्ट में इंडिगो जो है बंद भी हुआ, लेकिन आपको याद भी होगा कि ये जो क्रांति है बाद में गांधी जी ने चंपारण में जाके बंद की। अब इसका रीज़न क्या है, देखो थोड़ा सा समझते हैं स्टोरी को, कि ये बात हो रही है बंगाल के रीजन की, ये क्रांति हुई बंगाल के रीजन में। अब बंगाल में तो जो है बंद हो गई इंडिगो, लेकिन वो कहाँ चले गए उसके बाद भाई, वो चले गए बिहार में, और चंपारण कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो गांधी जी ने चंपारण में जाके इंडिगो को बंद करवाया, क्योंकि वो बंगाल में बंद होने की वजह से वो बिहार में जाके अब नील की खेती करने लगे। यानी जो 100% स्टॉपेज होना था डिस्क्रिमिनेशन का, वो नहीं हुआ। उन्होंने एक नई जगह ढूंढ ली प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, तो ये है कि इंडिगो की क्रांति तो बंगाल में हुई, लेकिन बाद में ये अपना शिफ्ट कर गए बिहार की साइड। अगली जो क्रांति फेमस है इस समय, जो वन ऑफ द फेमस क्रांति है जो मोस्टली लोगों ने नहीं पढ़ी, वो है कुका मूवमेंट ऑफ 1869 टू 72। इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। बहुत ही फेमस ये क्रांति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्रांति है, क्योंकि इंडिगो क्रांति भी मोस्टली लोग पढ़ चुके हैं। बिरसा मुंडा जी की जो रिवोल्ट है 1899 का 1900 तक, ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन कुका मूवमेंट जो है काफ़ी लोग कम पढ़ते हैं, और इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिगो की क्रांति कैसे हुई, सभी तीनों को देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले है इंडिगो की क्रांति। देखिए अगर हम बात करें 1859-60 की इस क्रांति की, तो यहाँ पर क्या है, देखिए इंडिगो बहुत ही डिमांड में था। कहाँ पर, यूरोप के अंदर। भाई यूरोप में डिमांड में क्यों था, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज थी, उनको कलरिंग करना होता था, कलर्ड कपड़े बेचने थे, इंडिगो डिमांड में था। तो ग्रीडी जो ब्रिटिश व्यापारी थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे, भाई लैंडलॉर्ड्स यहाँ पर कहाँ पर आए, क्योंकि ज़मीन में उगेगी ये चीज़, तो ज़मींदार का तो रोल आएगा ही ना, जिनकी अंग्रेजों से डील होगी कि चलो हम इंडिगो उगवाएंगे, किसानों से हम बेचेंगे आपको प्रॉफिट में। ठीक है, इन्होंने किसानों पर अत्याचार किया, उनके परिवारों पर अत्याचार किया, और ज़बरदस्ती उनसे क्या उगवाया गया भाई, इंडिगो। क्या उगवाया गया भाई, इंडिगो उनसे उगवाया गया। ठीक है, इसके खिलाफ पीजेंट्स यूनाइटेड होते हैं, और
यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट होती है किसके खिलाफ? नीलो। नीलो किसको बोलते थे? अंग्रेजी जो जमींदार थे जो इंडिगो उगवाने आते थे, उनका नाम इन्होंने क्या रख रखा था इंडियन फार्मर्स ने? नीलो। ठीक है, नीलो, रिमेंबर दिस। नीलो ये नाम आपको याद रखना है, नीलो नाम रखा गया था उन इंग्लिश जमींदारों का जो इंडिगो उगवाते थे। ठीक है, और इनको दूसरा भी बोलते थे इसको इंडिगो रिबेलियन भी बोल देते हैं। ये नीलो क्रांति हो गई और इंडिगो रिबेलियन हम इंग्लिश में इसको बोल देते हैं। अब इसको क्रांति को कैसे हम समझेंगे? देखिए स्टोरी में एक जर्मनी के प्रीस्ट थे, एक जर्मनी से प्रीस्ट आए थे। ठीक है, उन्होंने लिखा दैट पीजेंट्स और विलेज जो है डिफरेंट, हमें बताते हैं वो ये बात। ठीक है, कि उन्होंने ग्रुप्स बनाए। ठीक है, जैसे सोर्सर होल्डर है, कोई स्टोन पेल्टर्स का ग्रुप हो गया, कोई ईंट पकड़ने वाले व्यक्ति हो गए, कोई चेन होल्डर है, लड़ाई करने के ये साधन यूज किए गए थे उस टाइम पे। ठीक है, कोई स्पीयर भाला वगैरह पकड़े हुए है, कोई स्टिक पकड़े हुए है। ठीक है, इन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की? जो जमींदार के लठियाल्स थे, यानी जो स्टिक रखते थे जमींदार के साथ, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। वेरियस इन वेपन से, स्टोन, ब्रिक्स, भाले वगैरह ये सब यूज करके इन्होंने लड़ाई की, क्योंकि ज़्यादा एडवांस वेपन डेफिनेटली इनके पास नहीं थे, किसान ही थे। फार्मर्स जो है इनका कोई लीडर नहीं था उस टाइम पे, ये सिर्फ सीधा अंग्रेजी जमींदारों से डायरेक्ट फाइट कर रहे थे क्योंकि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। इसके अलावा ये यूज करते थे ड्रम, और एक है डुगडुगी। ठीक है, डुगडुगी क्या है भाई? एक छोटा ड्रम या डमरू टाइप्स। ठीक है, हर गांव के बाहर जो है ये आवाज़ के लिए यूज करते कि अंग्रेज आ गए या नीलो आ गए, उनके खिलाफ हम फाइट करने के लिए निकल जाइए घर से। तो एक सिंबल था, एक आवाज़ के लिए थ्रू ये इसको मैसेज देते थे। ठीक है, जब भी अंग्रेजी जमींदार और उनके लठियाल्स यानी जो स्टिक होल्डर उनके साथ चलते थे जमींदार की सुरक्षा के लिए, वो गांव में आते तो विलेजर और उनके सराउंडिंग्स उनको इकट्ठा करके ड्रम बजाना स्टार्ट करते, डुगडुगी बजाना स्टार्ट करते और उनको घेर लेते, और फिर उनका जो है आक्रमण करना, लड़ाई वगैरह ये सब होता था। ठीक है जी। द फियरनेस ऑफ इंडिगो रिबेलियन कैन बी गोस्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ लॉर्ड कैनिंग। अब इस क्रांति का जो एक डर का माहौल अंग्रेजों में बना, वो हमें लॉर्ड कैनिंग के शब्दों से पता चलता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो वाइसरॉय थे उस टाइम पे, तो लॉर्ड कैनिंग क्या कहते हैं उस टाइम पे भाई? यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने कहा दैट आई वॉज वरीड अबाउट द प्रेजेंट रिबेलियन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। भाई मैं एक हफ्ते से इंडिगो क्रांति से परेशान था। एज द इंसिडेंट ऑफ दिल्ली द ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ 1857 डिड नॉट बॉदर मी इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857। ये बोल रहे कि 1857 की क्रांति ने मुझे उस समय इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया जितना मुझे इंडिगो क्रांति परेशान कर रही है। मैं एक हफ्ते से परेशान हूँ। ये लॉर्ड कैनिंग का कहना है इंडिगो क्रांति के लिए। तो आप इससे चेकआउट कर सकते हैं कि भाई कैसे जो है इंडिगो की क्रांति बहुत ही फेमस थी उस समय। ठीक है, और कैसे अंग्रेजों को परेशान किया गया, इसमें जो है उनके खिलाफ क्रांति की गई, अत्याचार जो हो रहा था हमारे किसानों के प्रति। ठीक है, और अंत में जो है इंडिगो की क्रांति सक्सीड हुई। भाई 1857 की क्रांति सक्सेस नहीं हो पाई इतने अच्छे से, लेकिन इंडिगो की क्रांति सक्सेस हुई और इसको स्टॉप कर दिया गया कि ठीक है भाई, इंडिगो को कल्टीवेट करना स्टॉप कर दिया गया। ये थी हमारी इंडिगो की क्रांति, नील की खेती बंद हुई। अगली जो क्रांति जो आपको ध्यान से समझनी है, और मोस्टली लोग इस पर ध्यान नहीं देते या पढ़ा नहीं होगा काफ़ी टाइम्स, वो है कूका रिबेलियन यानी कूका मूवमेंट। देखिए कूका मूवमेंट ऑफ 1869-72। ठीक है, ये है क्या नाम है भाई? कूका मूवमेंट ऑफ 1869 एंड 72। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या था, पंजाब का ये रीजन था। ठीक है, और यहाँ पर इनको पॉलिटिकल रूल बनाना था। कैसे भाई? गुरु गोविंद सिंह जी की तरीके से पंजाब में जो है एक रूल बनाना था, वापिस वैसा ही जो सिख हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे होता था। ठीक है, वो रूल इनको बनाना था। कब? 19वीं सेंचुरी के हाफ में, 1857 के बाद की बात है। ठीक है, इनके लीडर थे राम सिंह कूका। पंजाब में कौन लीडर थे इनके? राम सिंह कूका। ये किसके शिष्य थे? ये थे उदासी फकीर के, जिनका नाम था बालक सिंह, यानी बालक सिंह इनके गुरु थे, बालक सिंह के शिष्य थे, इनका नाम था राम सिंह कूका। इन्होंने कहा कि भी ठीक है, पंजाब में बुरी हालत है, अंग्रेजों ने ये कर रखा है। 1849 में पंजाब पे कब्जा भी हो गया था अंग्रेजों का। ठीक है, तो उसके बाद पंजाब की ज़्यादा खास हालत बची नहीं थी। अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे किसानों पे, सभी लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार था अंग्रेजों का। तो यहाँ पर राम सिंह कूका जी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें जो है गुरु गोविंद सिंह जी का ही दोबारा से उस तरीके का ही हमें पंजाब में राजपाट लेके आना पड़ेगा। और ये बालक सिंह यानी उदासी फकीर जी के शिष्य थे। ठीक है, राम सिंह जो है एक सिंपल परिवार से आते थे और इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक सेक्ट बनाया, और उसका नाम रखा गया कूका या नामधारी सिख। नामधारी सिख ये ग्रुप बनता है, नाम याद कर लीजिएगा भाई, राम सिंह कूका जी ने बनाया कूका ग्रुप या नामधारी सिख ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या था, कूका क्यों बोलते थे, क्या रीजन है कि कूका वर्ड यूज किया गया? इसके जो ग्रुप के लोग थे वो बहुत ही तेज आवाज में गाते थे। ठीक है, और इसलिए उनको नाम मिला कूका, जैसे कोयल होता है इस टाइप से, तो कूका नाम रख दिया गया। ठीक है, तेज आवाज में गाते थे इससे।
धीरे धीरे इनके शिष्य बढ़ते गए रैपिडली, और इन्होंने ठान लिया कि मैं अंग्रेजी इंपेरियलिज्म को क्या कर दूंगा, अप्रूट, जड़ से उखाड़ दूंगा, मतलब ठीक है, और मैं खालसा वापस लेके आऊंगा। खालसा यानी जो गुरु गोविंद सिंह जी का रूल था वो मैं वापस लेकर आऊंगा, उस तरीके से राजपाट होगा, न्याय मिलना, ठीक है, सभी की आवाज़ सुनना, ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो उन्होंने अब क्या किया इसके लिए, उन्होंने इस पैटर्न को स्टार्ट किया। उन्होंने पंजाब को 22 पार्ट्स में बांट दिया, किसके लिए, पॉलिटिकली, जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं भाई, जैसे हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, वैसे उन्होंने पंजाब को 22 पार्ट्स में बांट दिया, और हर एक पोर्शन का एक अलग डिफरेंट ऑफिसर बना दिया, जैसे आज भी ये होता है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली यही एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उनके जो डिसिपल्स थे वो रात को इकट्ठा होते, गैदर होते, सिंपल कपड़े पहनते, भाई जो टर्बन है, पगड़ी हो पहनते, रोप्स बांधते उनकी नेक के चारों तरफ, और स्टिक्स के साथ चलते थे सुरक्षा के लिए या अंग्रेजों से फाइट करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने काउ स्लॉटर के खिलाफ भी जो है कैंपेन स्टार्ट किया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भाई काउ स्लॉटर के खिलाफ भी उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया कि भाई गाय की हत्या ना हो, राइट। और उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया स्लॉटर हाउस को बंद करवाने के लिए, ठीक है, जो पिलग्रिमेज साइट यानी जो मंदिर गुरुद्वारे वहां पर जितने भी थे उनके आसपास भाई स्लॉटर हाउस ना चले, ठीक है। फर्स्ट कन्फ्लिक्ट अंग्रेजों के साथ कब होता है कुकाज का, ये तो थी स्टोरी की कुकाज कैसे बने, कैसे वो काम करते थे। अब आते हैं फाइट कैसे अंग्रेजों से हुई। सबसे पहली लड़ाई उनकी अंग्रेजों से हुई फिरोजपुर के अंदर 1869 में, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत को फेंकना ही था, कि हटा देना ही बिल्कुल इनका मेन टारगेट था। फिर अगली लड़ाई 1872 में बोल रहे हैं कि कूका मूवमेंट स्प्रेड टू मलोट, पटियाला एंड कोटला, इन रीजन्स में क्रांति फैल जाती है धीरे धीरे फिरोजपुर के बाद। यहाँ पहली लड़ाई हुई 1869 में, ठीक है। अब वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे लुधियाना के, और कोडन, कोडन नाम था उनका, क्या नाम था उन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का, कोडन, ठीक है, लुधियाना के। उन्होंने जो है काम लिया कि ठीक है मैं सप्रेस करूंगा इस क्रांति को भी, कुका रिबेलियन को मैं रोक दूंगा, ठीक है। और टोटल लगभग 68 कुका एजिटेटर्स अरेस्ट हुए, और जिसमें से 65 मैन थे और 2 महिलाएं थी, और एक 12 साल का लड़का था, ठीक है जी। कोडन ब्लू अप 49 कुकाज विद अ कैनन, भाई 49 को तोप से उड़ा दिया गया, ठीक है। ये है कुका मूवमेंट, इसी की बात कर रहे थे हम, कि आधे से ज्यादा तो पता नहीं कितना ब्रेवरी से इन्होंने फाइट किया, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है, हमारा देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, बहुत बलिदान हुए हैं, ठीक है। और द टेल्स ऑफ, इनमें से किसकी टेल, अब 49 को जो है तोप से उड़ा दिया गया, तो डेफिनेटली बहुत ही ब्रेवरी का यहाँ पर सबूत दिखता है हमें, ठीक है। इनमें से टेल्स जैसे बिशन सिंह जी हैं हमारे, ठीक है, बरियम सिंह जी है, इनकी जो जो शहादत है उनको याद किया जाता है, ठीक है। तो कुका शहीदों को जो है याद किया जाता है बहुत अच्छे से, ठीक है जी। और हमें भी पता होना चाहिए कि कैसे हमारे देश के लिए बलिदान दिया लोगों ने। और इसमें जो है राम सिंह को बाद में अरेस्ट कर लिया गया और उनको भेज दिया गया रंगून, ठीक है। और वहाँ पर 1885 में उनकी डेथ हो जाती है। अब कुकाज सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई ठीक है इनको अपना अंग्रेजों की हुकूमत को फेंकना था काम, या पॉलिटिकली पावर जो हटाना था अंग्रेजों का। इसके अलावा इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी भी की जिसका बाद में यूज़ किया गया गांधी जी के द्वारा और वेरियस अदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा, उस टाइम पे जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति चल रही थी। उसमें से एक है, सबसे पहले इन्होंने भाई इंडिजिनियस क्लॉथ यूज़ करने स्टार्ट किए, कि भी हमारे देश में बने हुए कपड़े ही पहनेंगे। देखिए आपको याद होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने यही कहा था कि भाई खादी से बने हुए कपड़े जो घर में बने हैं वही पहनिए। तो यहाँ से आया ये आइडिया, ठीक है। ये किससे बने हुए थे, खद्दर से या कॉटन से, देखो यही खादी हो गया। दूसरा, इंडिजिनियस गुड ही बेचेंगे, देश के गुड्स ही बेचे, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे, नेशनल वेपन बनाया। तो बात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यही चीज़ें यूज़ हुई कि देशी चीज़ों को ही खरीदें, विदेशी चीज़ों को बाइकआउट कीजिए, ठीक है। अवेयरनेस फैलाई गई लोगों के अंदर इस चीज़ के बारे में, और महात्मा गांधी जी ने देखो इसको बाद में यूज़ भी किया इस वेपन को बड़े लेवल पे। वो सिर्फ पंजाब के रीजन्स तक सीमित था, राइट। गांधी जी ने इसको नेशनल लेवल पे लेकर आए। ये फर्क है, देखो ऐसा नहीं कि हम ये बोल सकते कि आइडिया ये था, ठीक है। मेन है कि नेशनल लेवल पे लेके आना भी अपने आप में आसान बात नहीं होती, ठीक है जी। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं अगली क्रांति, जिसका नाम है बिरसा मुंडा की स्ट्रगल, ठीक है जी। किसकी स्ट्रगल भाई, बिरसा मुंडा की स्ट्रगल, ओके। देखिए अब हमारे पास जो अगले व्यक्ति हैं वो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी जो जंगल में रहने वाले हमारे ड्वेलर्स थे, ट्राइबल्स थे, उनकी क्रांति। फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो पीपल थे, रहते थे, उनके पास ट्रेडिशनल हथियार ही थे जो वो यूज़ करते नॉर्मली, ठीक है। किसानों के पास जो हथियार थे वही नॉर्मली इनके पास थे। यहाँ पर कुछ ब्रेव लोग थे जो जैसे उनमें से एक है बिरसा मुंडा जी, उन्होंने अपनी क्रांति की, मुंडा रिबेलियन किया। बिरसा जो कहाँ से बिलोंग करते थे, मुंडाज बिलोंग करते थे चलकड, एक छोटा सा गांव है रांची, जो आज के टाइम पे झारखंड की राजधानी है, ठीक है। इनिशियली ही बिकेम
स्टार्टिंग में क्रिश्चियन बन जाते हैं, आपको पता है क्रिश्चियन को प्रोपोगेट कर रहे थे, और कुछ एजुकेशन क्रिश्चियन स्कूल्स में मिली, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल इनके लिए चल रहे थे, वहाँ पर इनको एजुकेशन मिली, इन इंग्लिश मीडियम भी पढ़ी, ठीक है। बट बाद में क्रिश्चियनिटी डिससेटिस्फाई होकर ये अगेन क्या बन जाते हैं भाई, मुंडा बन जाते हैं। और मुंडा चिफ्टन्स जो है अब अंग्रेजों के एक्सप्लोइटेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और दूसरा क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट करते हैं। मुंडाज यहाँ पर क्या करते थे, उससे पहले कलेक्टिव फार्मिंग करते थे सबसे पहले, और इस ट्रेडिशन को जो है अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। इसकी वजह से मुंडास जो है नाराज थे। कलेक्टिव फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सब टाइप की खेती जो है जंगल में की जाती थी आदिवासियों के द्वारा, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। और मुंडा लीडर जो बिरसा है, उन्होंने कहा कि मैं कोशियार का अवतार हूँ भाई, कोशियावार जो है भगवान, उनका अवतार हूँ, 1899 में बोला। और धीरे धीरे क्या बन गए इनके लीडर, और स्ट्रगल अगेंस्ट स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये स्ट्रगल कहाँ कहाँ फैल गई भाई, रांची और सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट्स बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ फैल गई, ठीक है। और यहाँ पर मुंडा सीक्रेटली क्या करते, एरोज और बो यूज करते थे, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के खिलाफ। बेसिकली क्वीन विक्टोरिया खुद तो नहीं आएंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उनके लोग जो यहाँ पर थे ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ, ठीक है। इसकी वजह से एक एंटी ब्रिटिश एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन गई इंडिया के अंदर, ठीक है। मेन टारगेट इनका था कि अपने जंगल्स को फ्री करवाना, यानी आज़ादी ही सबका मेन टारगेट था, चाहे वो पूरे देश की बात करें या अपने रीजन की। मेन बात है कि आज़ादी अंग्रेजों से वो सभी चाहते थे, ठीक है। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया। बिरसा मुंडा का दोबारा देख लेते हैं हम यहाँ पर एक टॉपिक कि भाई बिरसा मुंडा जी जो है रांची से बिलोंग करते थे, मुंडा ट्राइब से, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े, बाद में मुंडाज में वापस आए कि भाई हम सेटिस्फाइड नहीं अंग्रेजों से, अपना ट्रेडिशनल हथियार यूज़ किए क्योंकि इनके जंगलों पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मुंडा जी समझा रहे हैं लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समझाया जा रहा है लोगों को कि कैसे जो है क्रांति करनी है, क्या प्रोसेस रहेगा। उन्होंने जो उनके पैलेस पे अटैक करना स्टार्ट किया, और इससे अंग्रेजी हुकूमत शौक हो गई और बिरसा के लिए जो है लुकिंग स्टार्ट कर दी, मतलब ढूंढी है। तो लास्ट में क्या होता है कि फरवरी 3, 1900 को, कब भाई 3 फरवरी 1900 को बिरसा अरेस्ट कर लिए जाते हैं और रांची जेल में रख दिए जाते हैं। बिरसा और उनके 482 कंपेनियंस को जो है ट्राई किया जाता है, यानी कोर्ट में पेश किया जाता है। और 9 जून 1900 को जो है बिरसा जी जेल में डेथ हो जाते हैं कोलेरा की वजह से, बीमारी की वजह से, कोलेरा जो बीमारी है उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना है कि कब और क्यों डेथ हुई, ठीक है, और क्या क्रांति थी। अब इनके तीन कंपेनियंस थे इनके अलावा जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया। 44 को जो है जेल में रखा गया, ठीक है। कौन सी जेल भाई, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स की जेल होगी। और 47 को जो है उम्र कैद की सजा हो गई। ये सब अलग अलग जेलों में, ठीक है। तो ये हो गया एक डेटा। यहीं पर बिरसा जी की जो वाइफ है मान की, ठीक है, उनको भी 2 साल की सजा हुई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को असोल्ट किया, इस केस में उनको जो है जेल में डाला गया। लेकिन ये स्ट्रगल लास्ट में क्रश हो गई, रीजन बीइंग कि भी बिरसा जी की डेथ हो गई और काफ़ी लोगों को जेल में डाल दिया गया। बट इसका असर इतना पड़ा कि लोग अपने अधिकार मांगने लगे फॉरेस्ट के लिए, या आदिवासी जो अपने अधिकार अंग्रेजों से मांगने लगे, ठीक है। अब बिरसा जी जो है इमोर्टल बन गए, हीरो बन गए इस रीजन के, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे देश के जो है फ्रीडम फाइटर में से जो है माना जाता है बिरसा मुंडा जी को। आर्टिकल्स उनके लिए न्यूज़पेपर्स में आने लगे, और उनमें से एक आर्टिकल किसने लिखा भाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा, ठीक है, बिरसा मुंडा जी को सपोर्ट करते हुए कलकत्ता के अखबारों में जो है ये चीज़ें छपने लगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब आ जाइए अगला 1900 के बाद का टॉपिक आ जाता है कि भाई कैसे जो है हमारे जो नेशनलिस्ट थे, यानी देश को अब देश पे रीजन पे आ जाते हैं, बड़े दायरे पे, कि कैसे जो है देश बनाने के लिए स्ट्रगल चलती है। अब जो समय आ गया वो है 19वीं सदी, आपने पढ़ ली। इस समय हमने देखा कि कैसे बहुत सारे किसान, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइबल्स या सन्यासीज की क्रांति हो रही थी। इसी समय कुछ चीज़ें सामाजिक तौर पे भी ठीक होने के लिए बातें चल रही थी। उसमें से बातें हैं हमारे पास सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, कि समाज को कैसे सुधारा जाए। जैसे उसमें एक टॉपिक है ब्रह्मो समाज, हमारे पास आर्य समाज, वही प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, सिंह सभा एक्सेट्रा। ये बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए जिनकी काम था कि कैसे जो है समाज को ठीक किया जाए, समाज में जो कुनीतियाँ हैं उनको कैसे बंद किया जाए। रिमेंबर दिस, सिर्फ सामाजिक तौर पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ, कि उनको कुछ चाहिए है इसीलिए वो क्रांति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे समाज में जो बुराई थी भाई, जैसे सती सिस्टम है भाई, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा, भ्रूण हत्या है, इन सबको कैसे बंद किया जाए, ठीक है, या अंधविश्वास है, बहुत सारी चीज़ें थी, उनको कैसे ठीक किया जाए। इसके खिलाफ जो है अब हम देखेंगे कैसे मूवमेंट्स चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर
मूवमेंट जो है इसमें, इससे लोगों में क्या आई, क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? एक तो लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट आई, सेल्फ एस्टीम आई, ऑनर और सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना आई, और देश के लिए एक प्राइड आने लगी, अपने रीजन रिलीजन कल्चर की प्राइड आने लगी, और एंटी ब्रिटिशर्स या एंटी इंपेरियलिस्ट ही होने लगे। भाई जब अच्छी चीज़ें करेंगे, अंधविश्वास से दूर हटेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्राइड अपने आप आती है, कॉन्फिडेंस आता है इंसान को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स आए, जैसे लाल बाल पाल जी, भाई जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जी, इन्होंने भी नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म और सेल्फ रूल इंडिया में लाने की कोशिश की। इनके साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम है औरोबिंदो घोष जी, ठीक है, औरोबिंदो घोष जी, और ठीक है, इन्होंने भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और हमारे पास कुछ नॉवेल्स हैं, जैसे आनंद मठ है, किसने लिखी भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, किसने लिखी भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आनंद मठ। उसमें सॉन्ग है वंदे मातरम, जो सन्यासी क्रांति में यूज़ किया गया, उसको जो है बाद में इन्होंने अपना एंथम, अपना अब तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, यूज़ किया, और सेल्फ रूल की डिमांड की बार बार, और यहीं से जो है क्रांति हमारी स्टार्ट हुई, ठीक है। हमारे पास जो औरोबिंदो घोष है, वो महर्षि औरोबिंदो घोष जी, उन्होंने कहा इंडिया को एक लिविंग कल्चर एंड स्पिरिचुअल नेशन की, जीता जागता एक कल्चर है भाई, कल्चर कितना यूनिक कल्चर है, और क्या है, एक स्पिरिचुअल नेशन, ठीक है, आत्मिक ज्ञान बहुत है इंडिया में, इन्होंने बात बोली, ठीक है। बंगाल में जो है इन्हीं के एफर्ट से क्रांतियाँ स्टार्ट हुई, ठीक है, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई बंगाल में इसके खिलाफ। अब देखते हैं कैसे हुई ये सब क्रांतियाँ, इन सभी लोगों की वजह से। नेशनलिस्ट की बात कर रहे हैं हम, नेशनलिस्ट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी पूरे देश के लेवल पे बात करेंगे। अभी तक हम रीजन पढ़ रहे थे, भाई पंजाब में क्या हुआ, भाई मुंडा छोटा नागपुर के रीजन में क्या हुआ, ठीक है, इंडिगो बंगाल में क्या हुआ। अब हम पूरे देश के लेवल पे आएंगे कि देश के लेवल पे कौन कौन जो है क्रांतिकारी शामिल थे, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले जो हमारे फेमस नेशनलिस्ट है वो है बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी बहुत ही फियरलेस, करेजियस लीडर थे, और एक जर्नलिस्ट भी थे, यानी अखबार लिखते थे या खबरें दिखाते थे अंग्रेजों के खिलाफ भी, और क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल भाषा में लिखते ताकि लोगों को समझ आए खबर क्या है, ठीक है। उन्होंने इसके लिए अपने देश में फीलिंग बनाई नेशनलिज्म की और सेल्फ रूल की, कि भाई स्वराज हो। तो उन्होंने 2 अखबार छापे इसके लिए, 2 अखबारों को एडिट करते थे। केसरी अखबार याद रखिएगा मराठी भाषा में था, किस भाषा में भी था भाई, मराठी भाषा में था, ठीक है। और मराठा जो है अखबार इंग्लिश भाषा में था, 1881 में अखबार आए दोनों। केसरी किस में भाई, ये आपको याद रखना, मराठी भाषा में, और मराठा अखबार जो है इंग्लिश भाषा में, है ना, अलग है, मराठा मराठी लैंग्वेज में नहीं था, इंग्लिश में था, ठीक है। 1881 में अखबार 2 छापे, जिनसे अपनी चीज़ों के बताते थे कि कैसे इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो, कैसे इंडिया सेल्फ रूल पे आई, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई। इसके अलावा लोगों को जोड़ने के लिए इन्होंने गणेश उत्सव स्टार्ट किया 1893 में, शिवाजी का उत्सव स्टार्ट किया 1896 में, ताकि पॉलिटिकली अपना मैसेज देने के लिए भीड़ बहुत सारी हो और लोग समझे भी उस चीज़ को, ठीक है। 1896 में एक चीज़ और थी, इन्होंने जो है जो कूका क्रांति का वेपन था, कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना, ठीक है, होली पे जो विदेशी कपड़ों को जलाना, सामान को जलाना, ये सब वेपन्स इन्होंने स्टार्ट किए यूज़ करने। कुकाज का जो मेथड था वो यहाँ पर यूज़ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ये 1896 का टाइम आ गया, धीरे धीरे क्या होता है कि 27 जून 1898 में, देखिए 27 जून 1898 में चैपेकर ब्रदर्स, रिमेंबर दिस, 2 भाई हैं भाई, क्या नाम इनका, चैपेकर ब्रदर्स, क्या नाम है भाई, चैपेकर ब्रदर्स, ठीक है। इन्होंने जो है प्लेग कमिश्नर थे, पूना के अंदर जो प्लेग बीमारी आई हुई थी उसके कमिश्नर थे, ठीक है, उनको जो है मार दिया। अब तिलक को एक्यूज किया गया कि भाई आपने ही भड़काया है इनको, आपने ही कॉन्स्पिरेसी रची है कि कैसे इस कमिश्नर को मारा जाए, क्योंकि आपने स्पीच डाली थी अपने अखबारों में कि कैसे जो है शिवाजी ने अफजल को मारा, तो ऐसे ही चैपेकर ने जो है ब्लैक कमिश्नर को मार दिया। इससे इनडायरेक्टली वो मोटिवेट हो गए लोग बाकी, तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी में इनको डाल दिया गया कि आपने ही किया है। और इनको कितने महीने की सजा सुनाई गई, बाल गंगाधर तिलक जी को चैपेकर ब्रदर्स के केस में सजा हुई है 18 महीने की, ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया, और तिलक जी इतने पॉपुलर हो गए, लास्ट में उनको टाइटल मिलता है लोकमान्य, यानी लोगों के प्रिय। और बाद में उनको 6 साल की भी सजा होती है कुछ समय के बाद। इनके अखबारों में स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा की वजह से अंग्रेज खुश नहीं थे, ठीक है। बट यस, क्रांति डेफिनेटली फैल रही थी इस चीज़ से, और ये लोगों के दिलों में छाए हुए थे। इसके खिलाफ अब क्रांति कैसे होती है, ये सभी लीडर जो हमारे लाल बाल पाल हम पढ़ रहे हैं, इसमें से हमने बाल गंगाधर तिलक जी पढ़ लिए। एक क्रांति हुई, उसको बोलते हैं बंग भंग, यानी बंगाल को भंग ना किया जाए, यानी बंगाल को तोड़ा ना जाए। और इसमें एक मूवमेंट चली स्वदेशी, और दूसरी बाइकआउट, कि कैसे बाइकआउट किया जाए चीज़ों को और स्वदेशी चीज़ को अपनाया जाए। तो ये वेपन्स बनाए, ठीक है। सबसे पहले किसने यूज़ किए थे भाई, राम सिंह कुका जी ने यूज़ किए थे कुका मूवमेंट के अंदर। बाद में बाल गंगाधर तिलक जी ने लार्ज स्केल पे इसको यूज़ करना स्टार्ट किया।
स्वदेशी और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। आपको देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर मेन चीज़ की। लॉर्ड कर्जन जो है उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। उन्होंने डिवाइड और रूल की पॉलिसी अपनाई। मतलब स्टोरी को समझिए, भाई कर्जन था, उसने लगा कि इंडिया पे कैसे राज किया जाए। उसने पॉलिसी बनाई भी डिवाइड एंड रूल, कि मैं जितना डिवाइड करूंगा उतना ज़्यादा राज करूंगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से, जब भी धार्मिक तरीके से या रीजन के तरीके से, लैंग्वेज के तरीके, जितना डिवीजन होगा उतना राज, ये एक पॉलिसी बनाई। ठीक है, उसने क्या किया कि 1/4 जो इंडिया की जनसंख्या है उसको दो हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट बंगाल। भाई बंगाल के दो हिस्से बन गए, ईस्ट और वेस्ट बंगाल। इसके बेस पे, कम्युनलिज्म के बेस पे इसको अपोज किया गया लिबरल्स के द्वारा, और रिलीजियस जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने, कि भाई क्या आप डिवीजन कर रहे हैं। और आपको पता है, देखिए इसका असर इन फ्यूचर भी पड़ता है, 1947 में भी इसका असर पड़ता है। आज हमारे पास इंडिया में बंगाल है, वेस्ट बंगाल और एक बांग्लादेश है। ये असर उसी चीज का ही है बाद तक। ठीक है, इसके खिलाफ एक क्रांति स्टार्ट की गई लॉर्ड कर्जन के खिलाफ, इस मुहिम के खिलाफ कि बंगाल को ना बांटा जाए। ये स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट, यानी स्वदेशी अपनाओ, देश का कपड़ा अपनाओ, देश की चीजें अपनाओ, और विदेश को जो है बाइकआउट कर दो। जब रुपए ही नहीं होंगे अंग्रेजों के पास तो पॉलिसीज लेकर क्यों आएंगे। बंगाल में इस मूवमेंट को किसने लॉन्च किया? भाई बिपिन चंद्र पाल जी ने, भाई बंगाल के अंदर। पंजाब में किन्होंने लॉन्च किया? भाई लाला लाजपत राय ने, और अजीत सिंह जो भगत सिंह जी के चाचा जी हैं, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया। और नेशनलिस्ट, अब देखिए फर्क है, नेशनलिस्ट थे वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहते थे इस क्रांति को। वो चाहते थे क्यों ना फायदा उठाया जाए इस चीज़ का, और पूरे देश को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाए कि आप भी आइए भाई मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ, क्या कल को आपका रीजन भी हो सकता है बंटवारे में। ठीक है, तो ये था कि पूरी कंट्री में ले जाना चाहते थे, और पॉलिटिकल मास स्ट्रगल बनाना चाहते थे। ये स्ट्रगल नहीं कि जिसमें 500,000 बंदे इकट्ठा है, मास स्ट्रगल मतलब जिसमें पूरी भीड़, पूरे देश शामिल है। ठीक है, डिमांड एक, जो पार्टीशन है छोटा इशू नहीं था। अब हमारा गोल होगा स्वराज, कि भाई यहाँ पर समझिए बात को, बंगाल में क्या हो रहा था भाई? बंटवारा। तो बंगाल के लिए क्या डिमांड है? भाई बंटवारा मत कीजिए, ये डिमांड हो गई। लेकिन देश के लिए तो ये नहीं है ना कि अकेला बंगाल तक सीमित है। नेशन के लिए डिमांड क्या थी? स्वराज, कि भाई हमारा खुद का राज, पूरे देश को ही खुद का राज मिल जाए, अंग्रेज आप जाइए। तो इन्होंने कहा कि अब हमारा सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं अकेला, अब हमें चाहिए स्वराज, पूरे देश का खुद का राज। ठीक है, तिलक जी ने स्लोगन भी दिया कि दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। भाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मैं लेकर रहूंगा। किसने दिया अभी ये नारा? तिलक जी ने स्लोगन दिया। ये आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मॉडरेट जो थे, अब देखिए ये थे नेशनलिस्ट, यानी एक टाइप से जो चेंज चाहते थे, बहुत अपग्रेडेड की एकदम से हम ये करें। दूसरी तरफ थे मॉडरेट्स, जो रूल्स को, अंग्रेजों के रूल्स को थोड़ा फॉलो करते थे, कि चलो हम डिस्कशन करेंगे, हम एग्रीमेंट पे आएंगे, हम क्रांति ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं करेंगे। वो रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए, है ना भाई। जो हमारे नेशनलिस्ट जितने भी नेता थे वो क्या कह रहे थे कि देश तक इस क्रांति को फैलाओ। कौन सी क्रांति को? बंगाल की क्रांति को। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो बोले कि नहीं, पूरे देश में मुश्किल हो जाएगी, हम सिर्फ बंगाल तक इसको सीमित रखते हैं। और यही रीजन बना कि इन दोनों के बीच में मतभेद हुए, और आखिरी में 1907 में इनके बीच में स्प्लिट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इसको बोलते हैं सूरत का स्प्लिट। यानी सूरत में मीटिंग हुई। ठीक है, कब हुई भाई? 1907 में सूरत में मीटिंग हुई, और ये हो गया सूरत स्प्लिट, यानी सूरत में बंटवारा हो गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि भी पूरे देश में क्रांति फैले, मॉडरेट्स चाहते थे कि नहीं, पहले हम बंगाल तक ही सीमित रखेंगे। तो बस यही एक मुद्दा था कि जो इस पे समझौता नहीं बन पाया, और ये एग्जाम में आ जाता है कि 1907 में जो है सूरत स्प्लिट हुआ। क्योंकि ये मैंने मुद्दा बता दिया कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे स्वदेशी और बाइकआउट करेंगे, कि हम सिर्फ विदेशी कपड़ों को नहीं, पूरी सरकार को ही बाइकआउट कर देंगे, पूरे देश में ही सब चीज़ों को, स्कूल उनके, टाइटल्स उनके, और उसकी जगह पर हम क्या लेकर आएंगे? देश की चीज़ें लेकर आएंगे, यानी विदेशी चीज़ों को छोड़कर हम देशी चीज़ें लेकर आएंगे सभी। लेकिन मॉडरेट चाहते थे कि नहीं, अब ठीक है हम डिस्कस करेंगे, चीज़ें होगी। इसके लिए इन्होंने नारा भी दिया, कि इन्होंने भाई, एक्सट्रीमिस्ट ने नारा क्या दिया भाई? सेल्फ रिलायंस और सेल्फ पावर। जैसे आजकल नारा यूज़ किया जाता है सरकार के द्वारा भाई, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, है ना, आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया। तो यहीं से चीज़ें आई हैं भाई, सेल्फ रिलायंस और मेक इन इंडिया, जो है हम खुद पर विश्वास रखेंगे और चीज़ें आगे चलेंगे। ठीक है, इवेंचुअली क्या हुआ कि इनकी क्रांति देखकर अंग्रेजों ने इसको एनल कर दिया, बंगाल के विभाजन को। लेकिन कुछ समय के बाद बंटवारा हुआ, लेकिन 1911 जब दिल्ली राजधानी बनती है अंग्रेजों की, तब इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहीं और अप्लाई की। वो अप्लाई की भाई मिंटो मोर्ले एक्ट में। ये एक्ट आता है भाई 1909 में। 1909 जब इनको पता चल गया कि भाई 1907 में सूरत के अंदर मीटिंग हुई है,
और वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए हैं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट को जेल में डाल दिया, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल की सज़ा हुई। मॉडरेट्स जो है सरकार से एग्रीमेंट करते रहे, ये इनको सभी को जेल में डाल दिया, या फिर इनको जो है किसी ने संन्यास ले लिया पॉलिटिक्स से, ठीक है। इसके लिए अब एक डिवाइड एंड रूल की एक नई पॉलिसी लेकर आए, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स। इसमें इन्होंने क्या किया, दैट मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। क्या दे दिया भाई? सेपरेट इलेक्टोरेट। आप समझिए सेपरेट इलेक्टोरेट और इसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, हम नॉर्मली आजकल वोट डालते हैं, वोटिंग में क्या होता है कि उस रीजन से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, आप किसी को वोट दे सकते हैं, सिंपल। आपका एक वोट है, एक व्यक्ति एक वोट। यहाँ पर क्या था कि जो जिस धर्म से खड़ा होगा इलेक्शन में, उसी धर्म के लोग उसको वोट देंगे सिर्फ। ये एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया था, इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पर एक डिवाइड एंड रूल की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेली गई अंग्रेजों के द्वारा, और इसमें ये काफ़ी साल तक सक्सेस भी हुए, और लास्ट में आपको पता है देश का हमारा बंटवारा भी हुआ इनकी इस पॉलिटिक्स की वजह से। एक क्रांति और होती है हमारी बहुत फेमस, वो है होम रूल मूवमेंट। होम रूल यानी घर का राज, ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसको हिंदी में कहते हो स्वराज, कि खुद का राज, ठीक है। इसमें भी लोकमान्य तिलक जी शामिल थे। जब आपको पता है 6 साल की उनको सजा हुई 1908 में, 1907 में बंटवारा हुआ कांग्रेस का, 1908 में सजा हुई बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल की। तो डेफिनेटली 1914 में वो अपना जेल से जो है आज़ाद हुए, ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ 6 साल की सजा थी मांडले में। इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। स्टोरी को समझिए क्या हो रही थी। दो चीज़ें थी, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी जेल से आए, दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर जो है हमारा चल रहा था फर्स्ट 1914 टू 1918। तिलक जी को लगा कि हम कैसे जो है हमारा टाइम पीछे वेस्ट हुआ है 5-6 साल का, उसको कैसे हम फिलअप करें। तो एक क्रांति लॉन्च की गई, और उस क्रांति को इन्होंने नाम दिया होम रूल लीग। क्या सिर्फ बाल गंगाधर तिलक जी अकेले थे इसमें? क्या इनका ही अकेले का आइडिया था? नहीं, इनके साथ हमारे पास थे एनी बेसेंट। कौन थी भाई? एनी बेसेंट विदेश से आई थी, मद्रास में रहने लगी थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का पार्ट थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मेनली होता है कि बेटर जो है रिलीजियस रिफॉर्म्स हों, ठीक है, फिलोसफीज अपनाई जाएं वेरियस। होम रूल मूवमेंट कहाँ का स्टार्ट हुई? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश यानी मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ये आ गई क्रांति। बहुत सारे लोग इस क्रांति में अरेस्ट हुए, बहुत सारे यूथ इसमें आते हैं। लेकिन इस क्रांति का एक फायदा होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जब लोगों के पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, भी सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, तो यहाँ पर एक क्रांति का मौका मिला यूथ को। इसके बाद यूथ जो है क्रांति में आए, और बाद में गांधी जी का रोल आता है, गांधी जी का टाइम आता है, उसमें उनको पहले से ही वो ट्रेंड उनको मिले, क्योंकि होम रूल लीग में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है। मेन बात क्या थी? होम रूल लीग का मेन टारगेट क्या था? बिगेस्ट अचीवमेंट वो थी कि इन्होंने बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट वॉरियर्स बना दिए थे, जो फ्यूचर में काम आए। मैंने यही बताया आपको, बाद में गांधी जी की क्रांति में ये सभी काम आए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बाद जो बहुत सारी एक जनरेशन ऐसी बन गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो क्रांति करके आ चुकी है, जिसका एक्सपीरियंस हो चुका है क्रांति करने का, जिनको आवाज़ उठानी आ गई है। ये होम रूल लीग का फायदा था। तिलक जी को इस क्रांति के बाद जो है वी शेरोल ने क्या कहा? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है जी। तो आपके एग्जाम में आ जाता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तिलक जी को किसने कहा? वो कहा वी शेरोल ने। या फिर वी शेरोल ने किसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा? तिलक जी को। कि भी तिलक जी, आपने देखा पहले 18 महीने की सजा हुई, फिर 6 साल की सजा हुई, अब फिर क्रांति शुरू हो गई। तो वी शेरोल ने कहा कि भाई इंडिया में जो भी कुछ अनरेस्ट हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, उसके फादर यही हैं भाई, ठीक है। तिलक जी ने जो है यहाँ पर ब्रॉडर सेंस, एक लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जागृत कर दी। दूसरा, सेल्फ प्राइड लोगों में आने लगी कि हाँ भाई अब हम कुछ कर सकते हैं देश के। ये सब चीज़ें आने लगी लोगों में, ये एक फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी और उनसे जुड़ी हुई स्टोरी हमने कंप्लीट की। इसके अलावा हम कुछ रिवोल्यूशनरीज की क्रांति भी अब हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये देखेंगे हम 1894 से लेकर 1947 तक की रिवोल्यूशनरीज की, यानी क्रांतिकारी, वो क्रांतिकारी जो सीधी क्रांति करना चाहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कि भाई हम तो डायरेक्ट क्रांति करेंगे सिंगल हैंडेडली, वेपन्स का यूज़ करके, वो सब क्रांति हम इसमें देखेंगे। देखिए, ये सभी लोग किससे प्रेरित थे? ये सभी लोग प्रेरित थे विवेकानंद जी से, दयानंद जी से, और तिलक जी से, और औरोबिंदो घोष जी से। रिवोल्यूशनरी आइडियाज इनके माइंड में आ गए थे, कैसे कि भाई देश के लिए सेक्रीफाइस करना होगा, सेल्फ सेक्रीफाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके देश में दूसरा टारगेट था इनका, कंप्लीट आज़ादी ही हम लेकर रहेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से बॉम्ब किलिंग या फायरिंग करके जैसे भी हो सके हम अंग्रेजों को ख़त्म कर देंगे देश से। ये रिवोल्यूशनरीज का मीनिंग है। नेशनलिस्ट का अलग मीनिंग था, जो पूरे देश की बात कर रहे थे, से किसी भी तरीके से हो। रिवोल्यूशनरीज भी देश की ही बात कर रहे थे, बट वो सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए ज़्यादा तैयार थे, कि चाहे मुझे खुद का बलिदान देना पड़े देश की आज़ादी के लिए। उनकी क्रांति हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा चैपेकर ब्रदर्स,
हमने देखा था जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक जी को 18 महीने की सजा हुई, सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट की खुद का जो है एक्शन लेके, ठीक है, प्लेग कमिश्नर को मार के। बात है सन 1857 की, 97 की सॉरी। प्लेग फैल गया था पूना के अंदर, बीमारी फैल गई थी एक प्लेग, और इस प्लेग से लड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक रैंड नाम के व्यक्ति को प्लेग कमिश्नर बना दिया कि आप जाइए भाई पूना में डील कीजिए। हर आपने देखा होगा कोरोना आया था तब भी बहुत सारे पावर दे दी गई थी भाई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को या वेरियस ऑफिसर्स को कि आप डील कीजिए कैसे जो है लॉकडाउन रहे, मेंटेन रहे, लोग घर में रहें, चीज़ें स्मूथ हों, ठीक है। तो इंग्लिश मैन ने जो है डिसकंटेंट कैसे बनाया, ठीक है, अपॉइंट करना दिक्कत नहीं है, आप अपॉइंट कीजिए, अच्छी बात है। बट दिक्कत क्या थी कि इन्होंने जो है जनरल पब्लिक के घर घर जाकर भाई टेम्पल्स में जाकर बहुत दिक्कत देनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। लोगों को अच्छे से डील इनको नहीं करना है। तो इसी में इस चीज़ को देखते हुए दो भाई थे, दामोदर चेपेकर और बालकृष्ण चपेकर, उन्होंने जो है गोली मार दी इसको 22 जून को, ठीक है। आयरेस्ट भी इसमें मर जाते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज जो है डेफिनेटली ऐसा बोला जा रहा है कि इन्फ्लुएंस थे तिलक जी के अखबार से, जो जिनको इसके बदले में 18 महीने की सजा भी हुई तिलक जी को। तिलक जी को भी 18 महीने की सजा हुई और दोनों भाइयों को जो है कोर्ट कर दिया गया और डेथ का जो है सजा सुना दी गई। तो सबसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद का बलिदान दिया देश के लिए, वो थे चेपेकर ब्रदर्स, ठीक है। अगले जो क्रांतिकारी हैं महाराष्ट्र से स्टार्ट होते हैं, चेपेकर ब्रदर्स के बाद ही महाराष्ट्र में, वो है विनायक दामोदर सावरकर जी, ठीक है, यानी वी.डी. सावरकर, ठीक है। उन्होंने दो अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए, ठीक है। पहला है भाई मित्र मेला, दूसरा है भाई अभिनव भारत, यानी दो इंस्टीट्यूशन बनाए। यूरोप जाने से पहले वी.डी. सावरकर जी यूरोप भी गए, वहाँ से भी क्रांति की। वहाँ पर यूरोप जाने से पहले इन्होंने अपने दो महाराष्ट्र में ग्रुप बनाए, मित्र मेला और अभिनव भारत, ठीक है। और इन इंस्टीट्यूशंस में जो है ट्रेनिंग दी जाती थी रिवोल्यूशनरीज को कैसे देश के लिए क्रांति की जाए। और 1909 और 1910 में क्या होता है, अभिनव भारत रिवॉल्यूशन करती है नासिक, अहमदाबाद और सतारा में। अब आप कहेंगे अहमदाबाद गुजरात में, अरे भाई पहले इकट्ठा था, बाद में जो है महाराष्ट्र से ही गुजरात बनता है, ठीक है, जब डिवीजन होता है स्टेट्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं बंगाल में कैसे क्रांति हुई। बंगाल में कौन कौन रिवोल्यूशनरीज थे, महाराष्ट्र में हमने देख लिया भाई वी.डी. सावरकर, चेपेकर ब्रदर्स। बंगाल में देखते हैं, हमें पता है सबसे पहले है अरविंद घोष और बरिंदर घोष, घोष ब्रदर्स हो गए, ठीक है। ये फाउंडर्स थे बंगाल के अंदर क्रांति के, नाम याद रख लीजिएगा। जैसे बंगाल, जैसे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी के सबसे पहले जो है कौन थे फॉलोवर, वो चेपेकर ब्रदर्स, तिलक जी, है ना, वी.डी. सावरकर। तो बंगाल में भी कोई व्यक्ति होगा जिसने स्टार्ट की होगी, वो है भाई अरविंद घोष और बरिंदर घोष, ठीक है। बंगाल में घोष ब्रदर्स ने अपनी एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है अनुशीलन समिति। जैसे वी.डी. सावरकर जी ने क्या बनाया भाई, मित्र मेला, ठीक है। वी.डी. सावरकर जी ने क्या बनाया भाई, मित्र मेला। ये कहाँ से थे, महाराष्ट्र से, है ना। तो ऐसे ही बंगाल में जो ग्रुप बना उसका नाम है अनुशीलन समिति, ठीक है। और रिवॉल्यूशनरीज को इसमें मैगजीन छपती थी बहुत सारी, जैसे संध्या, युगांतर, और बहुत सारी बुक्स थी जैसे भवानी मंदिर। इन बुक्स के थ्रू लोगों को इनडायरेक्ट मैसेज दिया जाता कि आप क्रांति कीजिए, आप सेक्रीफाइस दीजिए देश के लिए। तो इसके इन सब को पढ़ते हुए इन ग्रुप से दो व्यक्ति निकलते हैं जिनका नाम है खुदीराम बोस और दूसरा नाम है प्रफुल्ल चक्की। ये दो व्यक्ति इस ग्रुप से निकलते हैं, निकलना इन द सेंस कि मोटिवेट होकर, ठीक है। और इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया किसके ऊपर भाई, मुजफ्फरपुर के जज थे उसकी, किंग्सफोर्ड, उसकी बुग्गी पर जो है बम फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर दो महिलाओं की डेथ हो जाती है। प्रफुल्ल चक्की सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है अब अंग्रेज जो है, अंग्रेजों की गोलियों से मरने से बेटर है आप खुद सेल्फ सेक्रीफाइस करें। खुदीराम बोस जी को जो अवार्ड किया जाता है डेथ सेंटेंस, मृत्यु की सजा। और दूसरी तरफ जो दो व्यक्ति अरविंद घोष और बरिंदर घोष को जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, जो ये बम फेंकने का केस था, इसकी सारी प्लानिंग कहाँ हुई थी भाई, अलीपुर के अंदर। तो इस केस का नाम चलता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब प्रफुल्ल चक्की और जो बरिंदर जो यहाँ पर है खुदीराम बोस, इनको तो अपना कैप्चर कर लिया, ठीक है, और प्रफुल्ल चक्की जी ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन कॉन्स्पिरेसी में और भी लोग थे अंग्रेजों की तरफ से। तो अंग्रेजों की तरफ से जो क्या हो रहा था, जांच हो रही थी उसमें, तो वो था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में बरिंदर घोष और अरविंद घोष को जो है डील किया गया कि आप भी इसमें शामिल हो, आपने ही मोटिवेट किया है इस टाइप से। जैसे तिलक जी को 18 महीने की सजा हुई, किलिंग की चेपेकर ब्रदर्स ने सजा हुई तिलक जी को साथ में। तो ये है कॉन्स्पिरेसी केस। इसके अलावा आ जाइए, अब हम वापस से वी.डी. सावरकर जी और श्याम जी कृष्ण वर्मा और वी.डी. सावरकर जी को पढ़ते हैं। देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा जी कहाँ से बिलोंग करते थे, काठियावाड़ रीजन, जो वेस्टर्न इंडिया यानी गुजरात के एरिया के आसपास,
वहाँ से बिलोंग करते थे। कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और बैरिस्टर ये बनते हैं। 1905 में श्याम जी ने ग्रुप बनाया जिनका नाम है भारत स्वशासन समिति यानी इंडियन हाउस। तो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इंडियन हाउस किसने बनाया। ठीक है भाई, इंडियन हाउस किसने बनाया, पेपर में आ जाएगा तो आप कर देंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाया। कहाँ पर बनाया भाई, ये जो है यूरोप के अंदर बनाया। ठीक है, इसका हिंदी में नाम याद कर लीजिए, भारत स्वशासन समिति, यानी खुद का शासन चाहता है भारत। अब ये ग्रुप यूरोप में क्यों बना रहे हैं भाई, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहीं पे पढ़ाई हुई, तो वहाँ से इंडिया के अंदर ही क्रांति करने के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को, ये भी ठीक है। इनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम है इंडियन सोशलोजिस्ट, और 6 फेलोशिप यानी 6 व्यक्ति विदेश में आएंगे जिनको 1000 रुपए की मैं स्कॉलरशिप दूंगा। उनमें से एक थे भाई वी डी सावरकर जी। ठीक है, 1906 में इस फेलोशिप का फायदा उठाया एक नए ग्रेजुएट वी डी सावरकर ने। ठीक है, और वो लंदन चले गए। मतलब ये 6 व्यक्ति को बुलाते थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी, 1000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, आप पढ़ाई करने विदेश आइए, इस नाम से बुलाते थे। इंडियन हाउस इनका ग्रुप था। समझ में आएगी स्टोरी। वहाँ से इंडियंस की हेल्प करते हैं क्रांति करने में, इस न्यूज़पेपर के थ्रू, भाई इंडियन सोशोलॉजिस्ट के थ्रू। उस 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो गए वो थे वी डी सावरकर जी, लंदन, महाराष्ट्र में क्रांति करने के बाद। ठीक है, 1904 में क्या होता है, वी डी सावरकर अभिनव भारत नाम का एक ग्रुप बनाते हैं। धीरे धीरे ये इंस्टीट्यूशन पूरे महाराष्ट्र में लोगों को शामिल करते हैं। हम पढ़ रहे लंदन जाने से पहले की स्टोरी वी डी सावरकर की। इसके अलावा बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं अलग अलग जगह पे बम बनाने की, बॉम्बे, नासिक, पूना। वी डी सावरकर के जो बड़े भाई थे जिनका नाम है गणेश सावरकर, वो भी ग्रेट पैट्रियट थे। ठीक है, और उस टाइम पे नासिक के जो डीसी थे जिनका नाम है मिस्टर जैक्सन। ठीक है, नासिक के, और एक चीफ एडवाइजर थे किसके, कर्जन विली के, जो है सेक्रेटरी जो इंडिया के थे, उसके एडवाइजर भी थे वो बहुत ही। उनको जो है उनका मेन रोल था इनको पनिश करने में। और 1909 में क्या होता है, एक यंग मैन जो अमृतसर से जिनका नाम है मदन लाल ढींगरा, वो करजन विली को गोली मार देते हैं, और बाद में मदन लाल ढींगरा जी को 16 अगस्त 1909 को जो है हैंग कर दिया जाता है, फांसी सजा दे दी जाती है। समझिए स्टोरी को भाई। मिस्टर जैक्सन डीसी हैं नासिक के। ठीक है, ये करजन विली को जो है क्या करते थे, एडवाइस देते थे। करजन विली को किसने गोली मारी, मदन लाल ढींगरा ने। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिवोल्यूशनरीज, जो सेल्फ सेक्रीफाइस की बात कर रहे थे। ठीक है, अकेले ही अकेले दम पे जो आज़ादी दिलवाने की कोशिश कर रहे थे बलिदान देकर। ठीक है, तो मदन लाल ढींगरा जी का नाम आपको याद रखना है। इनको कब फांसी सजा हुई, 16 अगस्त 1909 को। ठीक है, और चीफ एडवाइजर थे ये, इनके चीफ एडवाइजर थे मिस्टर जैक्सन। ठीक है, ये हो गया मेन बातें हमारी श्याम जी कृष्ण वर्मा, वी डी सावरकर, मदन लाल ढींगरा जी से रिलेटेड। अगली जो रिवोल्यूशनरी जो ग्रुप है वो है हमारा गदर पार्टी या गदर मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में बहुत सारे इंडियंस अमेरिका, बर्मा, सिंगापुर विदेश में जा रहे थे। अंग्रेज भी ले जा रहे थे और खुद भी हो जा रहे थे नौकरी करने के लिए भाई। ठीक है, ताकि एक नया लिवलीहुड बने। इनमें से अमेरिका में गए थे जिनका नाम है ज्वाला सिंह, बसारण सिंह, सोहन सिंह बकना, केसर सिंह। ये सब व्यक्ति जो है अमेरिका चले गए पंजाब से। इन्होंने बहुत सारे रुपए कमाए, और इंडियन होने की वजह से जो है फॉरेन कंट्रीज में इनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है ना, इतनी रिस्पेक्ट का ज़्यादा वो मुद्दा नहीं था उस टाइम पे, डिसरिस्पेक्ट ही कहीं ना कहीं मिल जाती थी। ठीक है, तो इससे नाराज़ होकर उनको लगा कि यार हमें तो इंडिया को फ्री करना पड़ेगा अंग्रेजों से, तभी हम हमारी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी, और विदेश में भी हमें इंडिया के तौर पे इज्जत मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने विदेश से रहकर उनको लगा कि हम कैसे देश को आज़ाद करवाएं, क्योंकि मेन सोर्स तो वहीं से इनका इनकम का। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि हम एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट विदेश से ही स्टार्ट करेंगे भाई, विदेश से ही हम एक चीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने 1913 में एक इंडियंस को, अमेरिका के जितने भी इंडियंस थे और कनाडा के, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा हिंदुस्तानी एसोसिएशन। ठीक है, बाद में इसका नाम रखा गया गदर पार्टी। याद रखिएगा, इसका ग्रुप का सबसे पहले नाम था भाई हिंदुस्तानी एसोसिएशन। कब भाई, 1913 में अमेरिका और कनाडा के लोगों को इकट्ठा करके, और बाद में इसका नाम रख दिया गया गदर पार्टी। ठीक है, इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं भाई सोहन सिंह भकना जी। ठीक है, गदर पार्टी के, और लाला हरदयाल जी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लाला हरदयाल जी जो है इसके सेक्रेटरी बनते हैं। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी में ये। ठीक है, तो आपको याद रखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो है सोहन सिंह भकना जी, और फर्स्ट सेक्रेटरी है वो लाला हरदयाल। किसके भाई, गदर पार्टी। पार्टी है भी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम पे, और वेरियस अदर पार्टीज थी ऐसे ही। ठीक है, इनका काम था कि विदेश से कैसे जो है इंडिया को आज़ाद करवाया जाए। इसके लिए इन्होंने एक आश्रम बनाया जिसका नाम है युगांतर आश्रम। अब आप कहेंगे ये आश्रम कहाँ से आ गया। अरे भैया आपको पता है, जैसे गांधी जी इंडिया में आए थे, उन्होंने साबरमती आश्रम खोला। आश्रम का मेन रोल क्या होता है भी, उनको वहाँ पर एक डिस्कशन के लिए टाइम मिल जाता है, वहाँ पर लोग आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एक ऑफिस टाइप से।
ठीक है, तो युगांतर एक आश्रम बना दिया, इसकी ब्रांचेस भी खोल दी विदेश में बहुत सारी। तो नवंबर 1913 में क्या होता है, एक अखबार भी लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम ये गदर ही रखते हैं। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज में, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू एक्सेट्रा। पहले तो ये उर्दू में ही था, ठीक है, बाद में गुरुमुखी भाषा में ये सब हुआ, और लोग इसमें अब जुड़ने लगे, यानी गदर पार्टी में लोग पार्टिसिपेट करने लगे। इसका फायदा ये हुआ कि मार्च 1914 में लाला हरदयाल जी को ऑर्डर मिला कि भाई लाला हरदयाल जी को अरेस्ट कीजिए। अमेरिका में ऑर्डर चला क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने अमेरिका को छोड़कर कहाँ गए, वो स्विट्जरलैंड आ गए, वहाँ से उन्होंने क्रांति को लॉन्च रखा। ठीक है, भगवान सिंह है, करतार सिंह सराबा है, ठीक है, रामचंद्र जी, इन्होंने अपने एफर्ट्स गदर मूवमेंट में कंटिन्यू रखे। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कि कैसे गदर पार्टी बनी, कौन इसके लीडर थे, क्या था। अब आते हैं कि गदर पार्टी ने कैसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और उसके लिए एक इंसिडेंट हमें पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ठीक है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्या था, आप थोड़ा समझिए। भाई जो गदर पार्टी के मेंबर्स थे वो विदेश से कोशिश कर रहे थे कि कैसे इंडिया में क्रांति या वेपन्स पहुंचाए जाए पंजाब तक। तो उनको एक कोशिश, एक इंसिडेंट चाहिए था कि कुछ मौका मिले। तो यहाँ पे हम समझते, देखिए कि इन्होंने एक जर्मन शिप ली, कि हम जर्मन वेपन रखेंगे, इस शिप का नाम है तोसा मारू के अंदर, कि इन आर्म्स को कहाँ पहुंचाया जाएगा, भाई इंडिया के अंदर पहुंचा दिया जाएगा इन हथियारों को, जहाँ पे रिवोल्यूशनरीज इन हथियारों को यूज करें, क्रांति कर देंगे। हथियार पहुंचाना मेन काम था, इसको जैमोरिन प्लान भी बोलते हैं, या लिखा नहीं हुआ। जैमोरिन प्लान मतलब जर्मन प्लान था, ये एक प्लान इंडियंस का जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी अंग्रेजों के खिलाफ फाइट कर रहे थे, तो जर्मनी से चीज़ें करना ईजी था उस टाइम पर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी खबर पड़ गई और उन्होंने सभी लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे डेथ सेंटेंस सुनाए गए। तो इसके खिलाफ कनाडा की सरकार ने भी देखा कि अरे भाई हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, किसी भी शिप में हथियार आ सकते हैं, तो उन्होंने मोस्टली शिप्स को रोकना स्टार्ट कर दिया कि आप वापस जाइए, भाई कोई शिप एंटर ना कर जाए कनाडा में। तो यहाँ पर ये एक स्टोरी होगी बैकग्राउंड में कि भाई अंग्रेज भी शिप्स को रोक रहे हैं, कनाडा के लोग भी, सरकार भी शिप्स को रोक रही है, क्योंकि हथियार पहुंचाने का प्लान पहुंच गया उनके पास। इसी बीच क्या होता है, जो नॉर्मल इनोसेंट लोग थे उनमें से एक थे भाई बाबा गुरुदीत सिंह, एक वेल्दी इंडियन थे सिंगापुर से। वो 350 इंडियंस को कोमागाटा नाम की शिप में कनाडा के लिए निकलते कि चलो भाई हम कनाडा चलेंगे, भाई ठीक है, वहाँ जाके अपना काम काज करेंगे, भाई रिच थे। 23 मई 1914 को ये कनाडा पहुँचते हैं वैनकूवर नाम के पोर्ट पे, और कनाडा की सरकार मना कर देती कि आप यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि उनको डर था कि क्या पता शिप में हथियार है, क्या था, वर्ल्ड वॉर वैसे भी चल रहा था। ठीक है, तो वापस वो इंडिया की तरफ निकल पड़ते कि चलो हम इंडिया चलेंगे जब तक लड़ाई चल रही है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको देखा कि अच्छा कलकत्ता आ गए, तो उन्होंने कहा भी सभी कलकत्ता ही आएंगे, मतलब यहीं एक ही स्टॉप होगा ताकि चेकिंग कर सकें। ठीक है, और उनको सीधा पंजाब भेजने की कोशिश की गई। इससे वो नाराज हो गए कि हम पहले ही थके आ रहे आए हैं, इतना सफ़र किया, सीधा पंजाब ट्रेन में लोड कर दिए, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, सरकार उन पर ओपन फायर कर देती है, बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ये इंसिडेंट हुआ था कोमागाटा मारू शिप का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ऐसे ही जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ट्राई किया कुछ चीज़ें करना, उसमें से एक इंसिडेंट बनता है काकोरी इंसिडेंट। देखिए आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था 1919 में, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी अब बंद हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर 1 भी खत्म हो चुका है। ठीक है, रिवोल्यूशनरीज के पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, तो इनमें से कुछ रिवोल्यूशनरीज थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिदानंद सान्याल जी, चंद्रशेखर आजाद जी एंड सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी। इन्होंने सोचा कि हम कुछ क्रांति करते हैं खुद से। तो इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1924 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब भाई अक्टूबर 1924 को एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और वो कॉन्फ्रेंस कहाँ बुलाई भाई, कानपुर में मीटिंग बुलाई सभी यूथ की जो उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते थे। और इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा भाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम सरकार को फेंक देंगे, किससे, आर्म्ड रिवॉल्यूशन, यानी हथियारों से रिवॉल्यूशन करके हम फेंक देंगे। हथियारों के लिए मनी चाहिए थी, मनी करने के लिए इनको लगा हम ट्रेन और आर्म्स कलेक्ट कर लेंगे, ट्रेन लूटेंगे। ये काकोरी में ट्रेन लूटते हैं। इसके लिए 10 लोगों को तैयार किया जाता है। ठीक है, इनके लीडर होते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, कि भाई हम काकोरी गांव में जो है लखनऊ के पास, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये बात है, ट्रेन लूटेंगे। ट्रेन लूटने की कोशिश की, बहुत सारे यूथ इसमें अरेस्ट हुए। ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, अशफिकुल्ला खान, इन सभी को डेथ की सेंटेंस सुनाई गई। 4 को जो है अरेस्ट किया, अंडमान भेज दिया गया, लाइफ इम्प्रिजमेंट। 17 को जो है काफ़ी बड़ी बड़ी सजाएं सुनाई गई, कैद की, ठीक है, जेल में। तो ये मेन बात थी। ठीक है, कि काकोरी का इंसिडेंट क्या था, मेन बात ये है। काकोरी इंसिडेंट यही था कि 1924 में कानपुर में मीटिंग करते हैं सभी रिवोल्यूशनरीज की, भाई अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं है, भाई कुछ जलियांवाला बाग का बदला भी लेना है।
तो क्या किया जाए, तो उनको लगा कि हम हथियारों से क्रांति करेंगे, हथियार के लिए रुपए चाहिए, रुपए कहाँ है, ट्रेन से ले जाए जा रहे हैं हथियार और रुपए, तो ट्रेन लूटते हैं। बस ये ट्रेन लूटने का एक इंसिडेंट है हमारा, जो बहुत ही ब्रेवरी का इंसिडेंट है, ठीक है। अब इसी बीच इनकी क्रांति के बाद, जो काकोरी इंसिडेंट के बाद साइमन कमीशन की एंट्री होती है। सरकार ने 1919 के बाद अनाउंस किया था कि 10 साल बाद हम एक कमीशन भेजेंगे जो चेक करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कि इंडिया में संविधान का या कानूनन क्या चेंजेस होने चाहिए। लेकिन वो आ गया थोड़ा सा पहले 1928 में। कमिश्नर जो है 7 मेंबर्स के साथ, जो सभी अंग्रेज थे, जिनका लीडर था सर जॉन साइमन। कौन था भाई इनका लीडर? सर जॉन साइमन। इसको अपोज किया गया, नारे लगाए गए साइमन गो बैक के। और 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज होती है, जिसमें लाहौर में लाठीचार्ज हुई। लाला लाजपत राय जी जो है इन इंजरीज से बाद में इनकी डेथ हो गई, ठीक है, शहादत हो गई इनकी बाद में। और इनका बदला लिया वही बाद में राजगुरु और भगत सिंह ने, ठीक है, जिन्होंने सोंडर्स को गोली मार दी और लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला लिया साइमन कमीशन का। इनको अपोज क्यों किया गया? सबसे सिंपल सा रीजन अपोज करने का कि सभी अंग्रेज थे। अरे भाई, आप हमारे देश का कानून सभी अंग्रेजों से बनवाएंगे क्या? ठीक है, तस्वीर में देख सकते हैं कि बाइकआउट किया गया, लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में आ रहे थे, ठीक है। अब जब बदला लिया तो मार्टिरडम भी पढ़ेंगे हम, भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का एंड सुखदेव जी का शहादत जो याद की जाती है आज तक, जिनसे प्रेरित होते हैं यूथ आज भी। भगत सिंह जी का केस ये था कि सोंडर्स के मर्डर केस में इनको सजा हुई जब जय गोपाल नाम का एक इन्फॉर्मर बन गया, ठीक है। एक इन्फॉर्मर बना, उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने किया ये काम, सरकारी गवाह बन गया, और इसका नाम दिया गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक केस और था जिसका नाम रखा गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी भाई ये कुछ नहीं है, केस है, ठीक है भाई। अलीपुर के अंदर मीटिंग हुई, बम फेंक दिया गया किंग्स फोर्ट के ऊपर, बाद में मुजफ्फरपुर के, तो कहाँ हुई कॉन्स्पिरेसी? भाई अलीपुर में हुई, तो नाम रख दिया इस केस का अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो ऐसे ही लाहौर में जो सोंडर्स का किलिंग हुई, उसका नाम रख दिया गया भाई लाहौर कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी भाई अंग्रेजों के खिलाफ, वो इसीलिए नाम रखते थे अपने हिसाब का अंग्रेज, ठीक है। और लाहौर की जो केस में उनको पेश किया गया, 16 रिवॉल्यूशनरीज को प्रोसिक्यूट किया गया, और ये बहुत ही पॉपुलर बन गए यूथ के अंदर, ठीक है। आज भी इनकी तारीफ होती है इस चीज़ के लिए। क्या हुआ था कि देखिए 10 जुलाई 1929 को, ठीक है, ट्रायल चल रहा था सोंडर्स के मर्डर का कोर्ट में। 24 रिवॉल्यूशनरीज को प्रोसिक्यूट किया गया, 6 जो है एब्सकॉन्ड कर गए और 3 को छोड़ दिया गया, 7 जो है पब्लिक सरकारी गवाह बन गए, और 8 को बाकी ट्राई किया गया, ठीक है। इस केस को शिफ्ट किया गया बाद में एक 3 जजेस के कोर्ट में, 3 जज जहाँ बैठे थे, ठीक है। और 7 अक्टूबर 1930 को एक स्पेशल कोर्ट बैठता है, जिन्होंने भगत सिंह जी को, ठीक है, और उनके साथियों को जो है डेथ की सज़ा सुनाई। किनको? भाई भगत सिंह जी, राजगुरु जी एंड सुखदेव जी को, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इसके खिलाफ हुए कि भाई नहीं, ये गलत है, डेथ पेनल्टी नहीं होती, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों तो भी समझ में आए, ऐसे आप डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। लेकिन अंत में जो है 23 मार्च 1931 को हमारे जो है तीनों शहीद जो है, जिनको फांसी सज़ा दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा, शाम को 7 बजे हैंग कर दिया जाएगा, हैंग कर दिया गया, ठीक है। और लोगों के प्रोटेस्ट से बचने के लिए उनको क्रीमेट भी कर दिया गया सतलुज नदी के किनारे चुपचाप से, यानी अंतिम दर्शन तक नहीं होने दिए। इतने क्रूअल जो है अंग्रेज अपनी पॉलिसीज में थे, और ओवरऑल भी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा, ठीक है। और बाद में एम्पायर के खिलाफ उन्होंने अपनी क्रांति कंटिन्यू रखी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, और इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जो है उन्होंने खुद को गोली मार ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना चाहूँगा, फॉरेन चीज़ से बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये ब्रेवरी आपको देखने को मिलती है हमारे रिवॉल्यूशनरीज में, ठीक है। तो आप प्राउड कीजिए इस चीज़ पे कि देश हमारा आज़ाद बहुत ही ज़्यादा मेहनत से हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बलिदानों से हुआ है। तो आप जाए मत जाने दीजिए इस चीज़ को, अब देश के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की बात कर लेते हैं अब हम। सबको पता है इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहे हैं मैं, पर सन 1938 की बात है भाई। सुभाष चंद्र बोस जी को जो है इलेक्ट किया गया, किसका प्रेसिडेंट भाई? कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल इलेक्शन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इसमें प्रेसिडेंट बनते हैं। 1939 में फिर से जीत जाते हैं वो, लेकिन किसके खिलाफ? गांधी जी का कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ ही जीत जाते हैं। बाद में अपनी सीट छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई, गांधी जी का कैंडिडेट रख लीजिए आप, कोई बात नहीं। और वो देश छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? बर्लिन, यानी जर्मनी। किस रास्ते से? पेशावर के रास्ते से चले जाते हैं। फिर जाते हैं मॉस्को, यानी रशिया कैपिटल, वहाँ पर उनको मिलता है रिबेनट्रोप, हिटलर का राइट हैंड। सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद फौज कहाँ जाके किसकी हेल्प से बनाते हैं? रश बिहारी बोस। देखिए रश बिहारी बोस जो है बहुत पहले से गदर पार्टी से भी रिलेटेड थे व्यक्ति, ठीक है। रश बिहारी बोस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। भाई रश बिहारी बोस जी के साथ ये मिलकर जो है आज़ाद हिंद फौज की कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। मेन
आज़ाद हिंद फौज बनाने का काम जो है रासबिहारी बोस जी का ही था, लेकिन बाद को कार्यभार संभाला वो सुभाष चंद्र बोस जी का था। ठीक है, यहाँ पर स्लोगन लगाए गए कि दिल्ली चलो, और कहाँ से फाइट करने लगी इनकी आर्मी, अराकान, कोहिमा, इम्फाल, जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, म्यांमार के रीजन है, वहाँ से। अब एक इंसिडेंट होता है कि 18 अगस्त सन 1945 को जो है सुभाष चंद्र बोस जी को माना जाता है कि वो एयरप्लेन की क्रैश से जो है शहीद हो गए। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो ये एक आज़ाद हिंद फौज का काम था। सबसे पहले देखते हैं आज़ाद हिंद फौज का क्या था। एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है जी, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक हथियार यूज़ किया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और लोगों के दिल पर जो है डीप इम्पैक्ट भी पड़ता है इस चीज़ का। अंग्रेज इससे डर भी जाते हैं इस चीज़ से बहुत ही, क्योंकि लड़ाई के बीच में ये चीज़ थी। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन भी चला, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया, सिपाहियों को, ऑफिसर्स को, आज़ाद हिंद फौज के सज़ा सुनाई। रेड फोर्ट का केस भी है इसके खिलाफ, क्वेश्चन आता है यूपीएससी का, PYQ भी है रेड फोर्ट का। ठीक है, यहाँ पर बार बार आवाज़ उठाई कि सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और शाह नवाज को प्रोसिक्यूट किया गया ट्रीजन के मामले में, देशद्रोह के, और इसको बोला जाता है ट्रायल ऑफ रेड फोर्ट। देखिए मैंने अभी बताया आपको, रेड फोर्ट के अंदर ये ट्रायल चल रहा है। नाम याद कर लीजिए, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये 3 व्यक्ति भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज़ाद हिंद फौज के लिए। ठीक है, और देश को आज़ाद करवाने के लिए। सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल एंड शाहनवाज। ठीक है, कोर्ट ने इनको सज़ा सुनाई कि भाई ठीक है, आप जो है सज़ा सुना दीजिए। प्रोटेस्ट हुए, पूरे देश में प्रोटेस्ट चले कि नहीं ये सज़ा गलत है। स्लोगन दिया गया दिल्ली चलो, जय हिंद के नारे लगाए गए, नेशनल एंथम को यूज़ किया गया। ठीक है, तो और लास्ट में जो है इनकी सज़ा माफ़ भी की जाती है, मतलब सज़ा, मौत की सज़ा नहीं दी जाती, फांसी की सज़ा। ठीक है, ये प्रोटेस्ट का फ़ायदा हुआ और अंत में हम आज़ाद भी होते हैं। इसी बीच 1945 का ये हमने देखा है, आज़ाद हिंद फौज और रॉयल नेवी की स्ट्रगल देखते हैं। रॉयल नेवी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस टाइम अंग्रेजों की नेवी थी, तो रॉयल नेवी भाई जो रानी के अधीन थी, इसलिए। आज़ाद हिंद फौज के बाद एक इम्पैक्ट पड़ता है आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा, और 1946 में जो आर्मी के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और उनमें से एक नेवी के लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई क्यों करते हैं। देखिए, जनवरी 1946 को क्या होता है, एयरफोर्स के सोल्जर्स मुंबई में स्ट्राइक कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? स्ट्राइक कर देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी चीज बार नहीं पढ़ा होगा आपने। आपने इतना ही पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, हम आज़ाद हो गए, बीच का स्टोरी ज़्यादातर मिस कर देते हैं ध्यान से। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम जल्दी, थोड़ा 1948 का डेट था, अदरवाइज हम जल्दी आज़ाद हुए 1947 में। ठीक है, आपको पता है कि अंग्रेजी और इंडियन सोल्जर्स के बीच एयरफोर्स में डिस्क्रिमिनेशन होता था। अवेयरनेस फैली तो ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया, नेवी ने और एयरफोर्स ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है रॉयल इंडियन नेवी ने देखा कि हमारे साथ भी अत्याचार हो रहा है। ठीक है, और सेपरेटिंग द वॉरशिप गार्डिंग इंडियन कोस्ट फ्रॉम ब्रिटिश नेवी, ब्रिटिश नेवी अलग बना दी, इंडियन नेवी अलग बना दी। तो एक डिस्क्रिमिनेशन सा था। ठीक है, एक डिस्क्रिमिनेशन सा चल रहा था। सेलर्स ने कहा कि हमारे साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है, और इन्होंने सभी ने क्रांति की फरवरी 1946 में। सोल्जर्स जो हैं तलवार नाम की शिप में क्या चले गए, भूगोल एजिटेट करते हैं और नारे लगाने स्टार्ट कर देते हैं जय हिंद के, कि हमारे डिस्क्रिमिनेशन बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो। ठीक है, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म मुर्दाबाद, ये सब नारे लगने स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए, आज़ाद हिंद फौज और रॉयल नेवी की जो स्ट्राइक थी लास्ट में, वो एक बहुत इंपैक्ट डालती है। अब आप कहेंगे कैसे? भाई देखो, ब्रिटिशर्स 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करते थे देश में राज करने पे। एक तो पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्हीं की वजह से वर्ल्ड वॉर जीत रहे थे। तो अभी इन्होंने ही पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया अंग्रेजों के साथ, तो कैसे वो देश पे राज करेंगे, है ना भाई? कैसे वो देश पे राज करेंगे, कैसे ये चीज़ें चलेंगी उनकी? ठीक है, अब देखते हैं आगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुई तो रिवोल्यूशनरीज ने अलग अलग क्रांतियाँ स्टार्ट की। तो सबसे पहले देखते, देखिए किसने स्टार्ट की, ये आप समझिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी को जो है हमारा NRI डे भी बनाया जाता है इस मामले में। ठीक है, और उनका 1947 तक अब वो अपने देश को आज़ाद कराने में लगे हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की जब रोल एक्ट चल रहा था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, और उन्होंने अपने मेडल्स और अवार्ड्स अंग्रेजों को लौटा दिए। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ज़्यादातर आते हैं और गांधी जी के चैप्टर्स में आते हैं। इनको मेडल्स कब मिले थे? सभी साउथ अफ्रीका में थे, एम्बुलेंस चलाई थी लड़ाई के बीच, जो लोग इंजर्ड थे उनके लिए, तो इसके लिए मेडल मिला था इनको। ठीक है, तो वो लौटा दिया। कौन सा मेडल मिला? एक केसरी हिंद का टाइटल वापस कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसी के बीच जो बहुत सारे पैट्रियट्स इनके साथ आ गए, जैसे वकील लाला लाजपत राय, CR दास, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, एक्सेट्रा। बहुत सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, खुद के इंडिया के स्कूल में शामिल होने लगे, अंग्रेजों के स्कूल छोड़ दिए। गवर्नमेंट स्कूल उस टाइम अंग्रेजों के थे, राइट। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में फॉरेन गुड्स को जलाया गया। इस मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, खादी को प्रमोट किया गया। ठीक है, बड़े अंग्रेजों ने कोशिश की कि कैसे इस क्रांति को बंद किया जाए, लेकिन एक इंसिडेंट होता है, और 5 फरवरी 1922 को एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट इन गोरखपुर रीजन, यूपी।
पुलिस स्टेशन में आग लगती है और 20-22 पुलिस वालों को जो जिंदा जला दिया जाता है लोगों के द्वारा। इस हिंसा को देखते हुए जो है गांधी जी इस क्रांति को बंद कर देते हैं। ठीक है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट गांधी जी और बाकी कांग्रेस के मेंबर्स का रोल है वो 1929 में है। एक मीटिंग होती है रावी नदी के किनारे। गांधी जी जो है प्रपोज करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस और हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे अगर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि भाई सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो नारा दिया 1929 के अंदर, ये मीटिंग हुई लाहौर में। और सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि भाई ये आ सकता है एग्जाम में कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कब बोला कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही अभी हम चाहिए, वो है 1929 के लाहौर के सेशन में। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात की तो इसके खिलाफ ये मूवमेंट लॉन्च हुई कब हुई? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। इन्होंने ये क्रांति स्टार्ट की, दांडी यात्रा इसको हम बोलते हैं। दांडी मार्च आपने पढ़ा होगा। नमक बनाने का जो कानून है, बहुत सारे सपोर्टर 24 दिन 240 माइल चल के 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक तोड़ा। ठीक है। दांडी के अंदर, कहाँ पर भाई? दांडी के अंदर पहुंच के, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब इस चीज़ को समझिएगा कि भाई 12 मार्च को स्टार्ट होती है दांडी यात्रा, यानी दांडी मार्च। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट होती है भाई? 6 अप्रैल को, जिस दिन नमक तोड़ दिया। भाई कानून तो 6 अप्रैल को तोड़ा ना, 1930 को ये है क्रांति स्टार्ट होती है। ठीक है। और नमक हर जगह पर नहीं था तो अलग अलग जगह पे कानून तोड़े गए लोगों के द्वारा। ठीक है। और आपको पता है एक समझौता हुआ फिर लास्ट में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इसमें क्या था? गांधी जी ने लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल दिया कि मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट करूंगा और मूवमेंट अगर नहीं माने तो लॉन्च करूंगा। सरकार ने कांग्रेस को इलीगल कर दिया। ठीक है। कांग्रेस के लीडर्स को, मूवमेंट हुई वीक, और लास्ट में अंग्रेजों के प्रधानमंत्री राम से मैकडोनल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किया 16 अगस्त 1932 को, जिसका मेन काम था कि हरिजन्स को हिंदू से सेपरेट करने का, यानी कास्ट बेस पे बंटवारा करने का एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की। गांधी जी ने इसके लिए फास्ट किया कि नहीं भाई ये गलत है, आप गलत कर रहे हो। और यहाँ पर एक समझौता हुआ, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं भाई? पूना पैक्ट बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ ये समझौता हुआ। ठीक है। कांग्रेस जी ने यहाँ पर एक रिजोल्यूशन भी पास किया। आप डेट याद कर लीजिए डायरेक्टली, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया के लिए, भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो की क्रांति के लिए एक एग्रीमेंट पास किया गया आपस में। इसमें लीडर्स थे हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया एक्सेट्रा। इसमें भी सेम वही था कि कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, लोगों ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी। सेम वही चीज़ें थोड़े बड़े लेवल पे। ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि अंग्रेज लास्ट में रिप्रेशन पे आ जाते हैं, लाठीचार्ज होना, ओपन फायरिंग करना, लोगों को जो है कैद करना, सजा सुनाना। अंग्रेजों ने कोशिश की इस चीज़ की। हम डायरेक्टली इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि मेन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भाई अंग्रेजों ने कैसे हमारे देश पर अत्याचार किया, हर एक कैटेगरी के लोगों पे अत्याचार किया, और कैसे हमने बड़ी ही बहादुरी से, बड़े ही स्ट्रगल से फिर उसके हमने आज़ादी प्राप्त की। तो ये था हमारे इस चैप्टर के अंदर मेन चीज़ें। ठीक है। अब हम ये एक शॉर्ट में है हमारे पास जो हमने चीज़ें पढ़ी। ठीक है। 1857 की क्रांति में सबसे पहले देखते हैं कौन कौन लोग थे। दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर और बख्त खान, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अली, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी, कानपुर में नाना साहिब, रेवाड़ी में राव तुलाराम, हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट, कासन विलेज में अलबेल सिंह जयराम, झज्जर में नवाब अब्दुल रहमान खान, बल्लभगढ़ के हो गए राजा नाहर सिंह, ठीक है, और पटना में हो गए पीर अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, और आरा में बंदे अली। ये आप देख लीजिएगा पीजेंट और सिविल मूवमेंट्स जो 1947 से पहले, 1857 से पहले की थी। हमने आदिवासियों के नाम देखे थे। कहाँ कहाँ हुई क्रांति, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए कोल्स की जो क्रांति हुई थी, एक सेकंड, देखिए कोल्स की जो क्रांति हुई थी वो बुद्धो भगत इनके लीडर थे। कहाँ हुई भाई? झारखंड में। ठीक है। पंजाब में हमने पढ़ लिया खूका मूवमेंट हुई थी। ठीक है। मुंडा हमने पढ़ लिया झारखंड के अंदर। बंगाल में सन्यासी की क्रांति, वंदे मातरम का नारा लगाया गया। ठीक है। पोलीगार्स की जो है तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। और अहोम की जो है असम के अंदर हो गई, खासी की जो है असम में हो गई, गारो खासी पहाड़ियाँ हैं। तो ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये थे हमारा मेन चैप्टर जिसमें हमने कंप्लीट अच्छे से डिटेल में कर लिए एक एक चीज़ को, कौन सी क्रांति कब हुई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन।